गाँव की जो भी होती है स्त्री, वो बात कर रहे थे, ठीक है? नहीं ऐसे थोड़ा अरे कौन सी दिया जी है? मैं दोबारा बोल रही हूँ ना, वो आइडिया रो मैं बोल रही हूँ एरिया लो। एक मिनट चुप हो जाओ अभी। नहीं बोलो। अभी शांति रखती क्या? Hello everyone. Good afternoon. So we are bang on time. I'm really happy to see you all on time. So it's 3. आप सबका इस वेबिनार में पुनः एक बार स्वागत है। और बस हेलो, I think you registered just now, so I'm sending, I added you in my group and I'll text the link again. I think I have added in my group. So you just write hello on my WhatsApp and I'll send you the link because we have already started. Hello. People are still trying to join. मेरी जनू सो गई क्या तू? मैं आप सब से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने आप को म्यूट पर रखें, अपने माइक्स को बंद कर दें। आप सबसे निवेदन है कि अपने वीडियोस बंद करें, अपने आप को म्यूट पे रखें ताकि हमें कनेक्टिविटी अच्छी मिल सके। गिन के 2 मिनट में हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। अपने आप के वीडियोस को बंद कर लें, सारे लोग अपने वीडियोस बंद कर लें। You can write. आप सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस आप लोग बंद कर लें ताकि आपको कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, आवाज अच्छे से आएगी, मेरा चेहरा आप लोग देख पाएंगे, लेकिन आप अपने वीडियोस को बंद कर लें। आप यदि नीचे स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको एक म्यूट का बटन दिखेगा, एक वीडियो का छोटा सा बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, वहां पे क्रॉस आ जाएगा। तो आप लोग अपने वीडियो बंद कर देंगे तो आपको आवाज अच्छे से आएगी, आपकी बैंडविड्थ आपके सपोर्ट करेगी और आप अच्छे से मुझे सुन पाएंगे। सो जस्ट 1 मिनट लेफ्ट। 1 मिनट के बाद, क्योंकि 5 मिनट हम लोगों के लिए इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ 5 मिनट लोगों को लॉग इन होने के लिए लगते हैं। सो यस, just so here we go. I welcome you all for this wonderful
आई से वंडरफुल। मैं इसलिए वंडरफुल कहती हूँ क्योंकि इस वेबिनार के बाद मैंने लोगों की जिंदगी को बदलते हुए देखा है, फीडबैक्स मिले हैं। इस वेबिनार के बाद, इस प्रोग्राम के बाद लोगों के रिश्तों में बदलाव आया है, लोगों की खुशियों में बदलाव आया है, लोगों के पारिवारिक सामंजस्य में बदलाव आया है। इसलिए मुझे लगता है ये प्रोग्राम सही में वंडरफुल है। और आज हमारे समाज को, आज हमारे देश को, आज इस दुनिया को इस तरह के वेबिनार्स की जरूरत है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दर्द कभी भी पैसा नहीं है। लोगों को लगता है पैसा ज्यादा बड़ा दर्द है, लेकिन नहीं। यदि जिंदगी का सबसे बड़ा कोई दर्द है तो वो है रिश्ते। और संवारना यदि सबसे ज्यादा किसी चीज को आसान है तो रिश्तों को संवारना सबसे ज्यादा आसान है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। यस, आप लोगों को जो भी बात करनी है, आप बाजू में अपनी चैट बॉक्स होगा, चैट बॉक्स में लिख के आप मुझ तक भेजिए। मैं कोशिश करूंगी बीच बीच में यदि आपका चैट बॉक्स देख पाऊं तो, क्योंकि चैट बॉक्स को देखना, पढ़ना और आपसे बात करना तीनों चीजें थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करूंगी आपके प्रश्नों को मैं चैट बॉक्स में पढूं। आप मुझसे जुड़े रहिए और जब मैं आपको जो भी प्रश्न है कृपया चैट बॉक्स में लिखिए। सो लेट अस स्टार्ट। हेल्दी रिलेशनशिप। आप सबसे निवेदन है कि अपना वीडियो बंद कर लें, अपना वीडियो बंद कर लें। यस, सो वी आर 51 हियर। आई वेलकम यू ऑल। जो समय पर आए हैं उनका गहराइयों से, दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ कि जो लोग अपने समय का ध्यान रखते हैं वो दुनिया में, जो खुद के रिस्पेक्ट का, जो खुद के समय का रिस्पेक्ट करते हैं वो दुनिया में हर चीज का रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि समय से ज्यादा महत्वपूर्ण और समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार की। हील डाई रिलेशनशिप, हेल्दी या हील डाई, आप जो भी कहें। आप हील डाई, मैंने कई लोग, जब शुरुआत में मैंने ये आज का हमारा 9th एपिसोड है इस वर्कशॉप का। 9th टाइम मैं सेम वर्कशॉप ले रही हूँ पिछले 1 महीने में ऑन डिमांड। और पहले 2-4 बार जब ये वर्कशॉप की ये पहली स्लाइड लोगों के सामने आई तो लोग कहते थे कि ये आपकी स्पेलिंग गलत थी मैडम, आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है उसकी स्पेलिंग गलत थी, आप वहां पे कैपिटल टी कर गई। तो मुझे लगा कि शुरुआत में समझा दें कि इट इज हील डाई रिलेशन। डाई का मतलब होता है मैं, मेरे रिलेशन, और हील क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसका हीलिंग होना जरूरी है ताकि मेरे रिश्ते फिर से खुशनुमा हो जाए, फिर से तरोताजा हो जाए, फिर से उनमें ताजगी आ जाए। क्योंकि यदि रिश्तों में ताजगी आ जाएगी तो जिंदगी में ताजगी आ जाएगी। जो जिंदगी के सारे गम है, जिंदगी की जो छोटी मोटी शिकायतें हैं, जैसे ही रिश्ते ठीक होंगे, मेरे रिश्ते अपने आप से और दूसरों से ठीक होंगे, मेरी बाकी की शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएगी। सो हील डाई। डाई क्यों? डाई का मतलब तो होता है मैं। भैया रिश्तों में प्रॉब्लम तो दूसरों से है ना, दूसरों की गलतियां हैं, दूसरों का तरीका ठीक नहीं है, दूसरों के विचार ठीक नहीं है, दूसरे मुझे सही नहीं समझते हैं, दूसरों ने मेरे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए मेरी लाइफ में, तो मुझे यदि वो ठीक करनी है तो वो दूसरों को ठीक होना चाहिए ना। दूसरों को अपना टोन सुधारना चाहिए, दूसरों को अपनी गलतियां सुधारनी चाहिए, दूसरों को अपने विचार बदलने चाहिए, क्योंकि तरीके तो मेरे सही है, क्योंकि बात तो मेरी सही है। जब सब कुछ मेरा सही है तो भाई दाएं यानी मुझे थोड़ी ठीक होना है, मेरे हस्बैंड को ठीक होना चाहिए, मेरे बच्चों को ठीक होना चाहिए, मेरे ससुर को ठीक होना चाहिए, मेरी सास को ठीक होना चाहिए, मेरे पड़ोसी को ठीक होना चाहिए, क्योंकि गलतियां तो उनमें है, गलतियां तो मुझ में है ही नहीं। तो हील डाई रिलेशन का मतलब क्या? आइए देखते हैं, आगे चलते हैं कि हील डाई रिलेशन क्यों। क्योंकि मैंने अपने 25 साल के
काउंसलिंग एक्सपीरियंस में, एक प्रोफेशनल के एक्सपीरियंस में, मैं 25 साल से इस प्रोफेशन में हूँ जहां मैं केवल और केवल रिश्तों पे काम करती हूँ, चाहे वो किसी के भी रिश्ते हो, खुद के रिश्ते खुद के साथ हो, चाहे वो मेरे रिश्ते अपने साथ हो, दूसरे के साथ हो। मैं 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब तक मैं अपना ट्यूनिंग ठीक नहीं करूंगी, अपनी फ्रीक्वेंसी को ठीक नहीं करूंगी, तब तक मैं दूसरों के साथ फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं कर पाऊंगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज मेरे रिलेशन, मेरे रिश्ते मेरे साथ। तो जब मैं अपनी पोजीशन को ठीक करूंगी, अपने आप बाकी की पोजीशन ठीक होने लगेगी। बहुत उम्र वाले लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वसंत जी, आपको नमन, आप इस उम्र में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इन लोगों के अपने एक्सपीरियंस होते हैं, इतनी जिंदगी इन्होंने देखी है, इतनी कठिनाइयां इन्होंने देखी है, और उसके बाद भी आज ये नया कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आगे बढ़े। रिश्ते दूसरों को नहीं ठीक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ता डिमांड करता है पहले मैं अपने आप को तो समझ लूं, अपने आप को तो ठीक कर लूं। सो इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस प्रोग्राम से सीखना क्या, सीखेंगे क्या, या किन चीजों के बारे में अवेयरनेस लाएंगे। मेरा इस प्रोग्राम को बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव था कि छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि बड़े बड़े बदलाव हम 1 घंटे में नहीं कर सकते, मैं ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजों को टच करूं जाके जो एप्लीकेबल हो, बहुत आसानी से यहां से इस प्रोग्राम को लॉक करते ही, खत्म होते ही आप उसको अपनी लाइफ में कैसे एक्शन में ले आए। तो इन छोटी छोटी चीजों को ही ध्यान रखकर मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। रिनोवेशन, रिनोवेट कैसे करें, अपने रिश्तों को फिर से नयापन कैसे लाए, ताजापन कैसे लाए, क्योंकि पुराने रिश्ते, वो कहते हैं ना, एक बासीपन आ जाता है, वही रूटीन, वही घर, वही बातें, वही तरीका, वही टोन, सब कुछ वही हो रहा है। सिर्फ तरोताजा कब होता है, जब किसी के घर शादी में जाना हो, जब किसी के घर पार्टी में जाना हो, जब मेरा बर्थडे हो। पर्टिकुलर कुछ डेज होते हैं जहां पे वो केवल थोड़ी देर के लिए रिनोवेट होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं, वो सुपरफिशियल होते हैं। लेकिन रिनोवेशन क्या है और वो कैसे होना चाहिए। देन कम्स लाइफ पोजीशन, क्योंकि रिश्तों को ठीक करने के लिए मेरी लाइफ पोजीशन क्या है, वेयर डू आई स्टैंड, और दूसरों की लाइफ पोजीशन क्या है, इसको समझना जरूरी है। मेरा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दूसरों का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये समझना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, रिश्ते माने क्या, रिश्तेदारी, रिश्ते माने क्या ये तो हम समझ लेते हैं, लेकिन रिश्तेदारी माने क्या, इसको आज हम समझेंगे। रिलेशनशिप में छोटी मोटी कौन सी चीजें हैं जो रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास लाती है, उसको हम देखेंगे। Then a pulse formula for healthy, happy and understanding relationship. Pulse formula is a very powerful formula. It is designed by me. ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, टेस्टेड है, पिछले 25 साल से मैं इस पर काम कर रही हूँ। ये मेरी अपना मॉड्यूल है, ये मेरा अपना तरीके का बनाया हुआ चीज है, मेरी खुद की डिजाइन की हुई, मेरा ओन प्रोडक्ट है, जिसको मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपनी लाइफ में कैसे। कई लोगों ने मेरा ये प्रोग्राम पहले अटेंड किया होगा, उनके लिए काफी कुछ चीजें रिपीट होगी, लेकिन कुछ चीजें न्यू भी होगी। सो आइए देखें इस पल्स फॉर्मूला में क्या है। व्हाई रिनोवेशन, रिनोवेशन की जरूरत क्या है। हम एक घर में कई सालों से रह रहे हैं और समय समय पे, होली दिवाली, हम सफाई करते हैं। सफाई करना तो जरूरी है, लेकिन रिनोवेट करना, रिनोवेट में सफाई प्लस थोड़ा सा चेंजिंग माने या तो कुछ एडिंग या कुछ ऑल्टरिंग या कुछ डिलीटिंग आता है। क्यों चाहिए हमें, यार बहुत दिन हो गए, सोफे वहीं के वहीं है, चलो सोफा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यार बहुत दिन हो गए, ये दीवार खाली है, इस पे कुछ ऐड कर देते हैं, एक हाथ कोई पेंटिंग या कुछ भी एक डेकोरेटिव आइटम ऐड कर देते हैं। चलो पर्दे बदल देते हैं, बहुत साल हो गए, सिर्फ पर्दे बदलने से ही देखिए, केवल आपने कुछ नहीं किया, रूम में केवल पर्दों का रंग बदल दिया,
एंड यू फील समथिंग वेरी प्लीजेंट, वेरी फ्रेशनिंग। और कुछ भी नहीं किया, आपने सोफे के कवर बदल दिए। हम हर हफ्ते में बेडशीट बदलते हैं, जैसे ही वो धुली हुई एकदम क्लीन बेडशीट डालते हैं, एकदम रिनोवेटेड फील करते हैं। ये तो सारे आर्टिफिशियल जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो हम चेंज करते हैं। दोस्तों, जब घर को फ्रेश करने के लिए, एनर्जेटिक फील करने के लिए हम इतना कुछ रिनोवेट करते हैं, इतना समय देते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो क्या हम रिश्तों को रिनोवेट करने के लिए, जो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा मायने रखता है, उन रिश्तों को रिनोवेट करने के लिए हम समय व्यतीत करते हैं क्या? हम अपनी एनर्जी लगाते हैं क्या? हम उनको समझते हैं क्या? जब हमको घर को रिनोवेट करना है तो हम बहुत समय लगाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या तोड़ सकते हैं, कहाँ क्या चेंज कर सकते हैं, कहाँ क्या बजट लगा सकते हैं। नहीं यार, बहुत दिन हो गए, ये बहुत ओल्ड फैशन हो गया, टीवी बदलना है, ये इतनी चीजों को हम फोकस करते हैं। लेकिन घर को जब हमको रिनोवेट करना है, दो ऑप्शन है। यदि हम घर से उब चुके हैं तो दो ऑप्शन है। एक तो है कि हम घर ही चेंज कर ले, और दूसरा ऑप्शन है कि जो घर में हम रह रहे हैं उसी में हम थोड़े चेंजेस कर ले। दोस्तों, यदि घर को रिनोवेट करने के समय बदलना, आप सोचे कि हम बदल लेते हैं, आसान है, लेकिन रिश्तों को आप बदल नहीं सकते। रिश्ते, मेरी बहुत दिन हो गए, बीवी पुरानी हो गई है, माँ बाप पुराने हो गए, बच्चे पुराने हो गए, मैं उनको बदल नहीं सकता। लेकिन उस रिश्ते में आई हुई उदासीनता को, ऊब को मैं चेंज कर सकता हूँ, उसको रिनोवेट कर सकता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जिस घर में रहता हूँ, मुझे उसी घर को यदि रिनोवेट करना है तो उसका जो फाउंडेशन है उसको हम नहीं बदल सकते, उसके जो पिलर्स है, उसके जो बीम्स हैं, उसको नहीं बदलेंगे, केवल इंटरनल पार्ट को बदलेंगे। तो रिश्तों में भी हम रिश्तों के जो लोग हैं उनको तो नहीं बदल सकते, लेकिन उनके साथ रिश्तेदारी जो है उसमें जो नयापन हम कैसे ला सकते हैं उसको देखेंगे। सो रिनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताजगी के लिए, उमंग के लिए, नए जोश के लिए, प्यार के नए एहसास के लिए। सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिश्तों में लाइफ पोजीशन क्या होती है। अकॉर्डिंग टू अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एरिक बर्न, वी ऑपरेट फ्रॉम 4 डिफरेंट लाइफ पोजीशन। पहली लाइफ पोजीशन जिससे हम ऑपरेट करते हैं वो है आई एम ओके, यू आर ओके। दूसरी लाइफ पोजीशन है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तीसरी लाइफ पोजीशन है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। और चौथी लाइफ पोजीशन है, थर्ड लाइफ पोजीशन इज आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, एंड फोर्थ लाइफ पोजीशन इज आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। केवल पूरी लाइफ में हम ये 4 पोजीशन से कोई भी व्यक्ति ऑपरेट करता है। लेकिन ये ऑपरेट करने के पीछे पहले हम समझे तो सही कि ये हर जगह ओके आया है, ये क्या है और ये लाइफ पोजीशन माने क्या। तो आइए जानते हैं ओके। बात में जब भी हमसे कोई पूछता है हाउ आर द थिंग्स, यार लाइफ कैसी चल रही है, यार सब कुछ ओके है, यार दिन कैसा गया, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय ओके? यस, इन योर चैट बॉक्स प्लीज राइट व्हाट डू यू मीन बाय ओके। व्हेन यू से ओके, व्हाट डज इट मीन टू यू? ओके माने क्या? चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए ताकि मुझे पता चले आप झपकी ना ले रहे हो दोपहर की खाना खाने के बाद, आप मुझसे जुड़े हुए हो। आई जस्ट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हेन यू से ओके, व्हाट डज इट मीन टू यू? व्हाट डज इट मीन टू यू? ओके, चल रहा है, करेक्ट, अग्री, ओके, नॉट सो गुड, वेरी गुड, ऑल वेल, okay, wonderful, great energy, yes, all is good। बताऊं आपको, यदि आप सही में ओके को समझेंगे तो आप पाएंगे ओके means being worthy and good in spite of all flaws। छोटे मोटे गड़बड़ थी दिन भर में, लेकिन दिन अच्छा था। लाइफ में छोटी मोटी गड़बड़ियां चल रही है, बट लाइफ इज गोइंग गुड। इट मीन्स
कि बीइंग वर्दी, चाहे कितने ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चाहे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लाइफ इज गुड. In spite of all flaws, life is good. And when we say life is okay, when we utter the word okay, yes, it's okay, it means I have a confidence that yes, a day will be good. I have a futuristic positive approach. I have a contentment, feeling of contentment ki yes, ठीक है, गड़बड़ है थोड़ी बहुत, but yes, I'm complete, I'm good, life is good. So we have a positive approach towards life when we say life is okay. So let's understand 4 life positions. What are these 4 life positions? First life position is I am okay, you are okay. ये एक ऐसी लाइफ पोजीशन है जहां पे हम दूसरों को भी रिस्पेक्ट करते हैं और खुद भी रिस्पेक्टफुल पोजीशन में रहते हैं. तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, तो मैं जो कह रहा हूं वो भी सही है. तुम्हारे विचार भी सही है, मेरे विचार भी सही है. तुम्हारे काम करने का तरीका भी सही है, मेरे काम करने का भी तरीका सही है. मैं जैसे लिखता हूं, मेरी लिखावट भी सही है. तो तुम, जो हम बच्चों को कहते हैं, तुम्हें काम करने का तरीका नहीं आता, तुम लिखने का तरीका नहीं है, तुम्हें पैर रख के बैठने का तरीका नहीं है, तुम घर में ढंग से बात नहीं करते हो, तुम्हारा तरीका. द पीपल हु ऑपरेट आउट ऑफ दिस पोजीशन की आई एम ओके, यू आर ओके. घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस आ जाता है और उनका एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने इतनी टफ लाइफ जी है, इसलिए मेरा तरीका सही है. और उन लोग अक्सर कहते हैं मेरी सुन लो, आई एम राइट, क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत लाइफ देखी है. सो दे फाइंड इट लिटिल बिट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि यू आर ऑल्सो ओके एंड आई एम ऑल्सो ओके. सो आई एम ओके, यू आर ओके इज अ वंडरफुल पोजिशन ऑफ लाइफ. जो लोग इस लाइफ पोजीशन से सोचते हैं, जीते हैं, उनको लाइफ में कभी किसी से शिकायत नहीं होती, वो कभी निगेटिव जोन में नहीं जाते, उनको टेंशन नहीं आता है, वो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं. उनके बच्चे कितनी भी बड़ी गलती करते हैं, उनकी वाइफ या हस्बैंड कितनी भी बड़ी गलती कर दे, वो ये नहीं दिखाते कि तुमने गलत किया. वो कहते ठीक है, गलती हो गई है ना, लेट्स कम आउट ऑफ इट एंड डिस्कस. तुम गलत थे वो ये नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे ठीक है, गलती कहाँ हुई है, लेट अस रेक्टिफाई दैट, लेट अस कम आउट ऑफ विद सॉल्यूशन. सो these people are solution oriented people and they take the responsibility कि ठीक है, जो तुमने भी गलत किया या मैंने भी गलत किया, आइए उसको मिलके हम ठीक करते हैं. They are always positive. वो कभी किसी की तरफ ब्लेम नहीं करेंगे कि तुमने ये गलत किया या तुम गलत हो. These people are very positive people. उनको ना बात बात में डिप्रेशन, बात बात में गुस्सा, बात बात में चिड़चिड़ाहट नहीं आती है. These people are at peace, at ease. They take light, very जो लाइफ है बहुत लाइटली जीते हैं. And these are great, great, great leaders. उनकी फैमिली भी उनको बहुत पसंद करती है, उनके फ्रेंड सर्कल उनको पसंद करते हैं. लोग उनके पास उनकी बातचीत सुनने आते हैं, लोग उनसे उनके राय लेने आते हैं, क्योंकि वो कभी ये नहीं दिखाते कि तुमने गलत किया, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारा तरीका सही नहीं है. दे विल नेवर ब्लेम द पीपल एंड उनके लिए हमेशा लाइफ अच्छी होती है. इनके मेन फीलिंग्स क्या होते हैं इनकी लाइफ के? चाहे कोई कितना भी बड़ा गलती कर दे, वो हमेशा सामने वाले का रिस्पेक्ट करते हैं और एट द सेम टाइम वो खुद का भी रिस्पेक्ट करते हैं. ऐसा नहीं कि वो दूसरों का रिस्पेक्ट करते तो वो खुद को लो फील करते. नो, दे से कि ओके, दूसरों का भी रिस्पेक्ट करो, मेरा भी रिस्पेक्ट करो. एज कुछ भी हो, एज के कारण वो रिस्पेक्ट नहीं करते, वो इंसानियत की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं. एंड दे फील अदर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. At the same time, I am also important. मैं तो महत्वपूर्ण हूँ ही, चाहे मेरी पोजीशन कुछ भी है, चाहे मैं घर का मुखिया हूँ, चाहे मैं करोड़पति हूँ, चाहे मैं बिजनेस का एक बहुत बड़े बिजनेस का ओनर हूँ, चाहे मैं पति हूँ, चाहे मैं माँ बाप हूँ, मैं तो महत्वपूर्ण हूँ ही. लेकिन चाहे मेरा नौकर है वो भी इम्पोर्टेंट है,
चाहे मेरी वाइफ है वो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे मेरे छोटे बच्चे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनका विचार भी इंपॉर्टेंट है, उनके तरीके भी इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑलवेज ऑलवेज इन दैट मोड कि अदर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये लाइफ पोजीशन सेकेंड लाइफ पोजीशन है। ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक क्यों है? क्योंकि जो व्यक्ति इस लाइफ पोजीशन से ऑपरेट करता है वो हमेशा डोमिनेटिंग होता है। उसको केवल एक चीज दिखती है कि मैं सही हूं, मेरा विचार सही है, मेरे तरीके सही है, मैंने ऐसे ही बाल थोड़ी सफेद कर लिए हैं, मैं माँ बाप हूँ, ये बच्चा अभी 8 साल का तो है, इसको क्या समझता है, इसको तो कोई कुछ भी बोल देगा, इसको मेरे को बार बार समझाने की जरूरत है। मैं कहता हूँ सुबह उठ के पढ़ना अच्छा रहता है, सुबह जल्दी उठना अच्छा रहता है, या फिर दोपहर को दिन भर टीवी नहीं देखनी चाहिए। मैं सही हूँ, मेरा टाइम टेबल बनाने का, मेरा लाइफ डिसिप्लिन सही है, मैं सही हूँ। अदर्स आर, इनको क्या समझता है, इनको क्या पता है। उनको हमेशा वो दूसरों को ये चीज कहने की कोशिश करते हैं। सो दीज पीपल आर ऑलवेज क्रिटिकल पीपल। हमेशा दूसरों में निगेटिविटी देखेंगे, कमियां देखेंगे। वो कभी 5 मिनट रुक के ये नहीं सोचेंगे कि ठीक है यार, गलती हो गई है, हो सकता है उसने जानबूझ के नहीं की हो, उसका इंटेंशन गलत नहीं हो, लेकिन उसकी गलती हो गई है। स्पेशली सास बहू, सास को हमेशा ये लगेगा कि बहू माने ऐसी होती है, और बहू को लगेगा अच्छा ये सास बोल रही है ना, इसका मतलब सास की बात तो गलत ही होगी ना, क्योंकि वो तो सास है, क्योंकि सास तो गलत ही होती है और बहू भी गलत ही होती है, भाभी है, दिवरानी है, वो तो गलत ही होगी। ये हमारा ना जो तरीका है कि मैं सही और सामने वाला गलत, ये हमारी लाइफ को स्पॉइल कर देता है, हमारी लाइफ को गलत कर देता है, हमारी लाइफ को दुख से भर देता है। What these kind of people are? They blame others. गलतियों के लिए दूसरों पे थोप देंगे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं इतने संस्थाओं का अध्यक्ष हूँ, मैंने इतना बिजनेस किया है, मेरे पास सब लोग पूछने आते हैं, क्या हुआ घर के ही बच्चे नहीं पूछते तो क्या हुआ, लेकिन दुनिया तो मुझसे पूछती है। हमेशा कमियां निकालना, टोका टोकी करना, नैगिंग करना, इन लोगों की आदत होती है। एंड दे फील ओवर कॉन्फिडेंस, मैं सही। हमेशा दूसरों को खुद की स्टोरी सुनाएंगे, मैंने ऐसा किया, फिर हम ऐसा करते थे, फिर मैंने बिजनेस, हमेशा मी की स्टोरी सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बूढ़े लोग ही ऐसा करते हैं, मेरे जैसे यंग लोग भी ये सब करते हैं। इवन 30s में जो लोग हैं वो भी ऐसा ही करते हैं कि मुझे पता है। मेन फीलिंग्स, इनकी मेन फीलिंग क्या होती है? इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बात बात में ये गुस्सा कर लेते हैं। हेट्रेड फीलिंग, दूसरों के लिए इनको मन में बहुत जल्दी, ये दिखाएंगे नहीं लेकिन दूसरों के लिए नफरत इनको बहुत जल्दी आ जाती है। एंड ये दिखाएंगे नहीं कि मैं दूसरों से जलता हूं, लेकिन दूसरे की बात, इनकी बात किसी ने नहीं सुनी और दूसरे की सुन ली तो इनको जलन होती है कि भैया मेरा सुपीरियरिटी, मैं अच्छा हूं, मेरे को पूछा नहीं, अच्छा उसको पूछ लिया, या आज की आई हुई बहू है, इसको पूछ लिया मेरे हस्बैंड ससुर ने, मैं इतने सालों से इनके साथ लड़ रही हूँ, मेरे को नहीं पूछ रहे। ईगो बहुत अंदर इनके भरा हुआ होता है। आई एम नॉट ओके, यू आर, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ये लाइफ पोजीशन कैसी है? ऐसे लोग इंफीरियरिटी बहुत ज्यादा फील करते हैं। क्या इंफीरियरिटी फील होती है इनकी? हमेशा इनको, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मेरा घर छोटा है, मेरी बात लोग नहीं सुनते हैं, मेरी पढ़ाई कम है, मेरा बोलने का तरीका कम है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं जब 4 लोगों में जाऊंगा तो क्या होगा। ये हमेशा इस चीज को फील करते हैं कि मेरी चीज सही नहीं है, मेरा घर ठीक नहीं है, मेरे विचार, पता नहीं लोग मेरी बात को, इनके विचार बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि ये दूसरों के सामने अपने विचार रखे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मैं सही नहीं हूं। और अच्छा, इनके मन में ऐसा क्यों आता है? क्योंकि बचपन से इनके दिमाग में भर दिया जाता है, बचपन से इनके माँ बाप इनके बहुत डोमिनेटिंग रहे होंगे, इसलिए इनके दिमाग में ये चीजें बैठती है। इनको टीचर ने भी हमेशा बोला होगा तू कभी सही नहीं कर सकता, तू एक प्रॉब्लम सही नहीं कर सकता, तू लिख नहीं सकता। इनको घर में भी भाई बहनों से इनका कंपैरिजन हुआ होगा, इसलिए ये हमेशा लो रहे होंगे अपने आप को। इनके डिसीजन पहले 2-3 कभी गलत हो गए होंगे तो इनको हमेशा कहा होगा तू तो एक कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग हमेशा इस पोजीशन से जीते हैं कि मैं गलत हूँ, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, यदि गलत हो गया तो मेरी बीवी भी मेरे पे चिल्लाएगी, आज बच्चे भी मेरे पे डांटेंगे।
मतलब इनके अंदर वो इंफीरियरिटी होता है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑपरेट आउट ऑफ दिस पोजीशन. देन कम्स इनमें जो इनका कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत कम होता है, या दूसरों के सिचुएशन को समझ नहीं पाते, खुद की सिचुएशन को समझ नहीं पाते, बहुत लोनली फील करते हैं कि मेरे साथ ज्यादा लोग नहीं हैं, पूरी लाइफ मैंने इतना सबके लिए कर लिया लेकिन अब मेरा कोई नहीं है. बहुत अपने आप को होल्ड करके रखते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा तो क्या. ऐसे लोग निगेटिव हो जाते हैं, पावरलेस फील करते हैं कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, एवरीबॉडी रिजेक्ट्स मी, मेरे को तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है. इनको सब लोग इनके सपोर्ट करेंगे तो भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि कोई मुझसे प्यार भी कर सकता है. दे आर ऑलवेज इन कंफ्यूजन. जनरली हमारे हम लोग जो लोग हैं, हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, जनरली वी डोंट गो टू दिस सिचुएशन. As a psychologist, I can say, as a life coach, as a relationship coach, I can say कि rarely हजारों हजार में एक घर हमारे जैसे लोग इस सिचुएशन में जाते हैं. ऐसे लोग सुसाइडल थॉट की तरफ जाते हैं. ऐसे लोग दुनिया से ऊब चुके होते हैं, लाइफ से ऊब चुके होते हैं. कुछ अच्छा नहीं है, ना मैं अच्छा हूँ, ना दुनिया अच्छी है, ना वातावरण अच्छा है, ना हमारे घर के लोग अच्छे हैं, ना पड़ोसी अच्छा है, ना बिजनेस. इनको लाइफ से ये एकाकी ओर चले जाते हैं. ये लाइफ को हेट करने लगते हैं. ये या तो स्मोकर बन जाएंगे, चेन स्मोकर बन जाएंगे, अल्कोहलिक हो जाएंगे. ये हमेशा उदासी में डूबे रहते हैं. ये बहुत जल्दी सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ जाते हैं. लाइफ इज नॉट वर्थ वाइल लिविंग फॉर देम. लैक ऑफ एनर्जी. चल ठीक है ना, की फर्क पैदा वाले होपलेस हो जाते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं. सो अपने आप से पूछिए कि आप किस लाइफ पोजीशन से रिलेट करते हैं. अपने आप से पूछिए कि मेरे लिए रिश्ते क्या है. फ्रेंड्स, रिश्ते माने कुछ नहीं है, ये हमारे इमोशंस हैं कि हम दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं. कोई भी दो लोग, एक या एक से अधिक लोग, माने दो लोग और दो से अधिक लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, वो एक दूसरे के साथ कैसे इन्वॉल्व है. दैट इज व्हाट रिलेशनशिप इज. यदि मेरी आपके साथ भावनाएं अच्छी है तो मेरा आपके साथ रिश्ता अच्छा. यदि मैं आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हूँ, चाहे मेरे घर का ही व्यक्ति हो, लेकिन मेरे इमोशंस उसके लिए अच्छे नहीं है, उसको देखते ही मुझे चिढ़ छुट्टी है, वो यदि सही भी बोले तो मुझे गलत लगता है, इसका मतलब मेरा रिश्ता उसके साथ गलत है, या कहीं खटास है, या कहीं प्रॉब्लम में है. सो जब ये रिश्ता ऐसी जगह होता है तो रिलेशनशिप. So relationship is nothing but an energy ball, and energy is nothing but a positive energy or negative energy. If my energy with my relation with that person is good, my relationship is good. So relationship, my position. I ask you one thing. क्या हमारा हर व्यक्ति के साथ लाइफ पोजीशन एक जैसा होता है? Ask yourself. रिश्ते कौन कौन से हैं? कुछ रिश्ते जो मेरे साथ, जैसे ही मैं पैदा हुआ मुझे तो रिश्ते समझ में नहीं आए जब मैं इतना सा बेबी था, लेकिन किसी ने कहा ये तेरा चाचा है, ये तेरा मामा है, ये तेरी बहन है, ये तेरी मम्मी है, पापा है. लोगों ने वो रिश्ते दिए, वो खून के रिश्ते थे, वो जेनेटिक, खून से ज्यादा मैं कहूंगी वो जेनेटिक ट्री था जो मेरे पैदा होते ही मेरे साथ जुड़ गया. फिर मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद बहुत सारे रिश्ते जुड़े. फिर जो दोस्त थे वो मैंने खुद ने बनाए. फिर मैं कहीं सोशल प्रोग्राम्स में जाने लगा, मैं संस्थाओं से जुड़ने लगा, तो वो सोशल रिलेशन. प्रोफेशनल, मेरा बिजनेस, मेरा करियर जो रिलेशनशिप दिया वो एक्वेंटेंसेस. ऐसे रिश्ते जो आते जाते मुझे दिखते हैं. मुझे पता है कि कॉलोनी में रहते हैं या मैं रोज घूमने जाता हूं तो मुझे रोज वो लोग दिखते हैं, मुस्कुराते हैं. हम एक दूसरे को जानते नहीं है लेकिन पता है कि इनका एग्जिस्टेंस है, यहाँ कहीं ये आसपास रहते हैं. सो दीज आर एक्वेंटेंसेस. क्या इन सब के साथ मेरी लाइफ पोजीशन एक जैसी होती है? आस्क योरसेल्फ. यकीन मानिए नहीं. लाइफ पोजीशन हर वक्त बदलती है, हर एक के साथ बदलती है. हो सकता है मेरी आपके साथ इस वक्त लाइफ पोजीशन अलग हो, 2 घंटे बाद अलग हो जाए. हो सकता है जिसके साथ मेरी लाइफ पोजीशन बहुत गलत थी, इस प्रोग्राम को सुनने के बाद मेरी उसके साथ लाइफ पोजीशन बदल जाए. Because life position is not fixed. Life position changes with my mood.
इट्स ऑल अप टू मी। मेरी सिचुएशन, मेरे माइंडसेट, मेरे स्वभाव के साथ मेरी लाइफ पोजीशन बदलती है। कैसे? सिंपल सी बात है, मेरे सास के साथ मेरे रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, उस वक्त आपने ये गलती कर दी, मम्मी ने तो ऐसा बोल दिया, पता है तुम्हारी माँ तो मेरे साथ ऐसे करती रहती है। वरना जैसे ही मेरा मूड ठीक होगा, पता है मम्मी कितनी केयर करती है ना, मम्मी कितना ध्यान रखती है, मैं थोड़ी देर, आज मैं उठने में लेट हो गई थी पर मम्मी ने कुछ नहीं बोला। सी माई लाइफ पोजीशन चेंज। क्यों? क्योंकि मेरा मूड ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू मी। सो लेकिन विडंबना क्या है? आप देखिए फ्रेंड्स, इनके साथ मेरी, क्योंकि मुझे इनके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स के साथ मेरी हमेशा लाइफ पोजीशन कौन सी रहेगी? यू आर ओके, आई एम ओके। हम उसको निभा के लेके चले। हमको बड़ा बुरा लग जाएगा यदि फ्रेंड हमसे 2 दिन बात नहीं करे या कुछ उनको बुरा लग जाए, इमीडिएटली हम कहते हैं नहीं यार तू ठीक है, यू आर ऑल्सो ओके, आई एम ऑल्सो ओके। हम वहां पे निभा के लेने वाली लाइफ पोजीशन से चलते हैं। सोशल की फर्क पैदा, हमको वहां पे ज्यादा हम इतना कंसर्न नहीं दिखाते। प्रोफेशनल लाइफ पोजीशन, क्योंकि मेरा कस्टमर यदि टूट गया, मेरे ग्राहक यदि टूट गए, मेरा बॉस यदि गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? पैसा स्टेक पे है ना, तो हम वहां पे हमेशा कहते हैं यू आर ओके, ठीक है, जबकि मुझे पता है मैं गलत हूं, लेकिन सही हूं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा? नहीं नहीं चल यार तेरी बात बड़ी करता हूं, चल तू ठीक है। हम हमेशा सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन विडंबना क्या है पता है? जो रिश्ते हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हमारी जीने की फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो घर को चलाते हैं, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जरूरत है, उनके साथ हमारी लाइफ पोजीशन अक्सर, मैं ये नहीं कहती हमेशा, लेकिन अक्सर हमारी लाइफ पोजीशन क्या होती है? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। अपने आप से पूछिए, हस्बैंड के साथ क्या करते हो? बात में तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हें क्या पता है? मेरी बात सुनो, मुझे ज्यादा पता है। फैमिली में क्या होता है, दिन भर मैं रहती हूँ, मुझे ज्यादा पता है। मेरी बात सही है। बच्चों को हम बात में क्या कहते हैं? तू गलत है क्योंकि तू छोटा है। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। हस्बैंड के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। वाइफ को भी बोलते हैं तेरे को ज्यादा नहीं समझता, तेरे को, तू इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बाहर की दुनियादारी तुझे क्या पता है, मैं सही हूँ, तू चुप रह। सास के साथ भी हम यही करते हैं, सास बहू के साथ भी यही करती है। जो लोग घर में सबसे ज्यादा साथ रहते हैं, जहां पे घर की, हमारी लाइफ की खुशियां बसती है, जहां पे हमारा पूरे लाइफ का सेंटर है, वहां पे हमारी लाइफ पोजीशन सबसे ज्यादा गलत और खतरनाक होती है। क्या फर्क पड़ जाएगा, हम दूसरे को कह देंगे यू आर ओके यार, मैं भी सही हूँ, चल तू भी सही है, तेरी बात बड़ी करता हूँ, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। लेकिन हम सबसे ज्यादा जिनसे जुड़े हुए हैं, वहां पे हमारी लाइफ पोजीशन सबसे गलत होती है। और ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति जो हमारी लाइफ में आया है, जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ कमियां भी है और उसमें अच्छाइयां भी है। एवरी एप्पल हैज अ डॉट। हर व्यक्ति एक होल है, पूर्णता के साथ हमारे साथ जुड़ता है, लेकिन हम उसमें की अच्छाइयों को तो अपना लेते हैं, लेकिन उसमें की कमियों को हम अपना नहीं पाते। वहां पे हमारा दर्द अटक जाता है। सास में जो अच्छाइयां हैं उसके लिए तो हम बहुत अच्छा बोलते हैं, उसको उसके लिए बहुत खुश है, लेकिन उसमें जो कमियां हैं, जो बचपन से हैं, उसको हम अपना नहीं पाते, वो और हमारा दर्द बन जाता है। हस्बैंड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो 2-3 आदतें हैं, या तो वो स्मोक करता होगा, या वो घर पे आपको समय कम देता होगा, या वो आप समय बहुत देता है लेकिन पैसे में थोड़ा कम होगा, वो बाकी सब तो बहुत अच्छा है लेकिन उसके कपड़े पहनने का तरीका गलत है, या उसकी फैशन की सेंस उतनी अच्छी नहीं है। ये जो छोटी मोटी कमियां होती है, हम वहीं अटक जाते हैं, हमारी सुई वहीं अटक जाती है, और वहां पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। क्यों भाई, बाकी चीजों में तो वो अच्छा है ना, तो फिर उसको पूरा क्यों नहीं अपना लेते हो कि चलो ठीक है 2-4 गलतियां हैं, बहू में सारी अच्छाइयां हैं, 2 गलतियां हैं, काम करने में थोड़ी स्लो है, या समय पे काम नहीं करती है, 2 ही गलतियां है ना, बाकी वो घर वालों का तो पूरा ध्यान रखती है। हम उसको एज अ होल क्यों नहीं अपना लेते कि ठीक है 2-3 गलतियां हैं।
तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि कोई भी व्यक्ति, आपके पहली बात तो ये याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है इस दुनिया में, हर एक में कुछ ना कुछ कमियां हैं। और जब आपसे कोई रिश्ता जुड़ता है तो केवल अच्छाइयों के साथ नहीं जुड़ता, वो पूरा उसकी कमियों के साथ उसको अपनाना पड़ता है। बिकॉज रिलेशनशिप कम्स एज अ होल, along with good comes bad। आप चूज नहीं कर सकते कि केवल उसमें की अच्छाइयां ले लूं और बुराइयों को या कमियों को छोड़ दूं। नो, बुराइयां वर्ड गलत है, कमियां हैं जो समय के साथ ठीक की जा सकती है। कैसे, हम देखेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी सेज, ये बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने पूरे दुनिया में इसका रिसर्च किया एंड इन्होंने डिक्लेयर किया, इस रिसर्च का जो रिजल्ट आया वो था कि जिन लोगों के 50 साल की उम्र तक में रिश्ते बहुत खुशनुमा होते हैं, वो रिश्ते बहुत अच्छे से जीते हैं, ऐसे लोग 80 साल तक, 100 साल तक भी बीमार नहीं पड़ते, उनको कभी एकाकीपन नहीं आता। दे आर वेरी पावरफुल पीपल एंड दे एंजॉय लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल कमी, इन स्पाइट ऑफ ऑल फ्लॉज। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अच्छा, मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बताइए, मैन का अपोजिट क्या होता है? लिखिए, फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में, मैन का अपोजिट क्या होता है? यस, राइट इट। बोलोगे क्या मैम, इतना सिंपल बचपन से सुना हमको बताया जा रहा है, आप क्या पूछ रहे हो हमसे, हमें पता नहीं है क्या? मैन अपोजिट वुमेन। एंगर का अपोजिट मैम, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड तक ऑपोजिट वर्ड घोट घोट के पिलाए, मम्मी ने भी पिलाए, पापा ने भी पिलाए, घर वालों ने पिलाए घोट घोट के। मैन का ऑपोजिट वुमेन, एंगर का ऑपोजिट काम, रिस्क टेकिंग का नेचर, रिस्क टेकिंग, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, प्रोग्रेसिव। मैम आप क्या पूछ रहे हो? लेट अस सी व्हाट इज दिस। मैन, वुमेन, एंगर, काम। But it is a time to change our perspective। क्योंकि बचपन से ही मुझे एक ही चीज सिखाई गई है कि सूरज का ऑपोजिट चांद होता है, दिन का ऑपोजिट रात होता है, औरत का ऑपोजिट आदमी होता है। मुझे कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बताइए कैसे औरत का ऑपोजिट आदमी हो सकता है? वो तो एक दूसरे के पूरक है भाई। क्या सिर्फ औरत कुछ कर सकती है? नो। क्या सिर्फ एक मेल कुछ कर सकता है? नो। क्या परिवार सिर्फ और सिर्फ यदि महिलाएं हैं तो परिवार बन जाएगा? क्या सिर्फ और सिर्फ पुरुष है तो परिवार बन जाएगा? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और जब पूरक है तो ऑपोजिट कैसे पढ़ाया गया? हमारा नजरिया ही हमको गलत, हमारे नजरिए को ही गलत तरीके से बनाया गया। Today is a time to change our perspective. We are not opposite. We are complementary to each other. मुझे एक बात बताइए, सूरज यदि कहे कि मुझे और रोशनी चाहिए, कोई दे सकता है? नहीं। यदि नदियां कहे कि मुझे पानी दो, तो क्या दे पाएगी? उसको कोई पानी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यदि पेड़ कहे कि मुझे हरी पत्तियां दो, तो क्या कोई और दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा भाई? क्योंकि ये तो वो खुद ही दे रहे हैं, ये तो वो खुद ही दे रहे हैं। तो जो मेरे अंदर है मैं वही तो दूंगा ना। So we have to change our perspective। हम जो लेने की सोचते हैं कि मुझे लोगों से ये चाहिए, मुझे लेना नहीं है, जो मेरे पास है मुझे देना है। जो मेरा ऑपोजिट है उससे मुझे लेना नहीं है, मुझे उसको देना है, क्योंकि मैं उसका पूरक हूं, वो मेरा पूरक है। क्या यदि मेरे बॉडी की सिस्टम को मैं समझूं, मैं प्रकृति के बनाए हुए मेरे शरीर को समझूं, यदि हार्ट कंपटीशन में आ जाए कि हार्ट इज ऑपोजिट टू लीवर, हम दोनों ऑपोजिट है,
क्या हम जी पाएंगे? यदि लीवर कह दे लंग्स मेरे अपोजिट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कह दे रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरे ऑपोजिट है, ये सारे कंपटीशन में आ जाए और एक दूसरे को ऑपोजिट मान ले, क्या मेरा शरीर चल पाएगा? नहीं, मेरा शरीर नहीं चल पाएगा। ये सारे जब एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करके सही तरीके से काम करेंगे, तब जाके मेरे शरीर की जो प्रणाली है वो सही चलेगी। उसी तरह से यदि घर को सही चलाना है तो हम सारे लोगों को, सास ससुर बहू बेटा बच्चे, सबको एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा, तब जाके हम सही तरीके से शांति से जी पाएंगे। And we have to become complementary to each other. लेकिन ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री बनने से या हमारे रिश्तों को रिनोवेट करने से रोकती है? These things are nothing but my belief. मेरा बिलीफ क्या है? घर के काम, चाहे मेरी वाइफ काम करती हो, बाहर ट्यूशन लेती हो, बाहर काम करने जाती हो, लेकिन घर के काम तो शाम को आके खाना वही बनाएगी। दिस इज माई बिलीफ। सास है तो उसका रोल यही है, चाहे कुछ भी हो जाए बहू मेरे से पूछ के ही काम करे, ये मेरा बिलीफ है। सास है तो ये ऐसे ही बोलेगी, ये मेरा कभी काम में कभी मेरी तारीफ करेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से मुझे सिखाया क्या गया है, सारी मूवीज, जितने मूवी देख लो, सीरियल देख लो, सास का क्या रोल बताया, बिलीफ क्या बना दिया गया है, माइंड कंडीशनिंग, मेरा माइंड कंडीशनिंग क्या कर दिया गया है, एक माँ के रूप में वो अच्छी है, एक चाची के रूप में वो अच्छी है, एक बुआ के रूप में वो अच्छी है, लेकिन जैसे ही उसको सास का लेबल लगता है, सास माने गलत। मेरी बहन अच्छी है, मेरी बेटी अच्छी है, लेकिन जैसे ही वो बहू बन जाती है, बहू का लेबल माने गलत, क्योंकि ये मेरा बिलीफ बना दिया गया है। सोसाइटी ने, मेरे घर वालों ने, मेरे आस पड़ोस ने, मूवीज ने, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही चली हुई वो मेरी जो मानसिकता है वो बना दी है कि ये माने गलत। घर का झाड़ू वाइफ ही निकालेगी, यदि ससुर ने निकाल लिया तो ओ माय गॉड, ससुर जी झाड़ू निकाल रहे थे। मैंने मेरे ससुर जी को घर के, मेरे उठने से पहले घर के आंगन का झाड़ू निकालते हमेशा देखा है। मैं उनसे कहती पापा रहने दीजिए, वो कहते क्यों, क्या हुआ, घर का आंगन का झाड़ू ही तो निकाल रहा हूं ना। वो अपनी थाली उन्होंने मरे दम तक कभी हमें उठाने नहीं दी। हम कहते पापा रहने दीजिए थाली, क्यों, खाना मैं खा रहा हूं तो थाली क्यों तुम उठाओगी। उन्होंने कभी, यदि हम भी बैठ के मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और वो भी हमारे साथ टीवी देख रहे हैं, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि निशा जाके पानी ला दो, उन्होंने खुद जाकर उठकर पानी लिया। सो कंजर्वेटिव माइंडसेट, वी हैव टू चेंज द माइंडसेट। बिलीव ये जो है ना, ये हमको रिश्तों को सही बनाने से रोकती है। लो सेल्फ एस्टीम, मैं कम हूं, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा बड़े घर से आई है, उसका फैशन सेंस ज्यादा अच्छा है तो उसको सब लोग पूछते हैं। इनसिक्योरिटी की, कोई मुझे क्या कह देगा, यदि मैं खुद होके पहल करके किसी से रिश्ता अच्छा करने जाऊंगी तो लोग मुझे कम समझेंगे। ये बहुत सारी मेरी बिलीफ सिस्टम है जो मुझे रिश्ते को अच्छा बनाने से रोकती है। मेरी इनसिक्योरिटी, यदि मैंने रिश्ता अच्छा बना लिया तो सब फिर काम मेरे पे ही आएगा, इससे अच्छा दूरी बनाए रखो। सो माइंड कंडीशनिंग की बात मैंने साथ में कर ली। फीलिंग्स, मेरे फीलिंग्स ही उस व्यक्ति के लिए सही नहीं है। उसको देखते ही मेरा दिमाग, जाने दे, अपने घर का बड़ा होगा, नहीं आएगा मेरे घर, क्या फर्क पड़ता है यार, छोड़ो भैया, इस पंगे से तो अच्छा है ये रिश्ता ही खत्म हो जाए। मतलब ये जो फीलिंग्स है, ये जो इमोशंस है, हमने क्या किया है, अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिया है। हमने उसमें होप ही नहीं रखी है कि ये रिश्ता भी सही हो सकता है। लेकिन जब रिनोवेट करते हैं तो कितना भी बड़े घर में वो कितना भी बड़ा ब्लॉक हो, उसको तोड़ के, उसको पेंट करके, उसको डेंट करके, उसमें कुछ अच्छी सी फ्रेम लगा के उसको सही करते हो या नहीं? तो फिर इस रिश्ते को क्यों सही नहीं किया जा सकता? लेकिन हमने वहां पे फीलिंग्स को ब्लॉक कर लिया है। वी डोंट सी द नीड। कोई फर्क नहीं पड़ता, चल छोड़, एक रिश्ता ही तो कम होगा ना, मेरे और 10 रिश्तेदार है, होगा अपने घर का बड़ा, है ना। अथॉरिटी एंड पोजीशन, मेरी अथॉरिटी है, मेरे पास कुछ पावर्स है, मेरी पोजीशन है, मैं बड़ा, मैं पढ़ा लिखा ज्यादा, एक अथॉरिटी आ गई है मेरे हाथ में, मैं हस्बैंड हूं, मैं पापा हूं। यह अथॉरिटी मुझे उस रिश्ते को ट्यून नहीं करने देती है। एजम्पशंस एंड प्रिजम्पशन, मैंने सोचा,
आई थॉट सबसे बेकार अरे भाई पहले से कैसे सोच लिया तुमने? मुझे लगा वो हमेशा ऐसे बोलती है तो आज भी वैसे ही बोलेगी। अरे भाई आज वो अलग मूड में है। मुझे पता था तुम बाजार से मैंने तुमको सब्जी लाने बोला ना, देखना मम्मी ये मैंने पहले ही बोला था ना मम्मी ये सब्जी लाएंगे तो देखना इसलिए आधी सब्जी तो खराब होगी, और पता चला आज सब्जी बहुत अच्छी आई है। मुझे लगा अरे भाई पहले से क्यों सोच लिया? सामने वाला बदल भी तो रहा है ना, उसको आज उसके ज्ञान चक्षु खुल गए, बदल रहा है। तो पहले assumptions and presumptions in life are very bad। आइए मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है ये, इसकी हम बात करें, थोड़ी लंबी बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अलग अलग है, कैसे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम माने, अच्छा ये बताइए, जब भी आपके घर में कोई नया चीज आप लाते हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, and that manual says how to operate this mobile, how to operate this laptop, how to operate this, पूरे डिटेल। कोई भी मशीनरी आप जब लेते हो तो डिटेल उसके साथ एक मैनुअल आता है, how to operate, how to handle। लेकिन इस धरती पे प्रकृति में मेल और फीमेल, पुरुष और नारी, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए, लेकिन भगवान ने इसके साथ कोई मैनुअल नहीं भेजा। हमारे घर में बच्चा आता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये हम नहीं समझते। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम बताया भी जाता है, लेकिन कौन बताता है? हमारे बड़े, जो उनका एक्सपीरियंस था वो, लड़के माने ऐसे ही होते हैं, लड़कियां माने ऐसी। ऑपरेटिंग सिस्टम किसने बता दिया हमको? हमारे बड़े लोगों ने, हमारे समाज ने, हमारे स्कूल में, हमारे किताबों ने। ये ऑपरेटिंग सिस्टम तो बता दिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आया? सबने अपने अपने एक्सपीरियंस से ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, लेकिन भगवान ने एक अनूठी चीज हमारे साथ जोड़ दी कि किसी भी व्यक्ति का इमोशन सेम नहीं है, व्यक्तित्व सेम नहीं है, पर्सनालिटी सेम नहीं है। तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम सब पे एक जैसा कैसे लागू कर दिया हमने? तो आइए आज हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को केवल दो भागों में विभाजित करेंगे, पुरुष और नारी, कि लेडीज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और पुरुष का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। बहुत छोटे से पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगी। आइए देखें, वुमेन, कहते हैं ना, नारी की महिमा को कोई बखान नहीं कर पाया, ना भगवान समझ पाए ना हम समझ पाए, लेकिन ये सच नहीं है। नारी जितनी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है समझने में, उतनी ही आसान है। उसको समझने के लिए केवल और केवल दिल चाहिए, दिमाग नहीं चाहिए। जिस दिन आप अपना दिमाग लगाओगे आप खुद फंस जाओगे। नारी का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक फीमेल का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सिंपल है। ये 5 चीजें समझ लीजिए, आप नारी को समझ जाओगे। A lady wants to receive everything in 5 steps। बहुत सारी चीजें हैं। जब हम डिटेल में इस प्रोग्राम को लेते हैं, जब हम डिटेल में 2 दिन 3 दिन 4 दिन के इस प्रोग्राम को लेते हैं, हम बहुत डिटेल में जाते हैं, लेकिन अभी आपको मैं छोटे से कैप्सूल में बताऊंगी एक नारी क्या चाहती है। नारी चाहती है अ सिंपल थिंग, केयर। उसको लगता है आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ऑफिस चले गए, आप बाहर चले गए, उसको लगता है यार कभी दोपहर में एक बार मेरा हस्बैंड फोन करके तो पूछ ले कि सुबह तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुमने खाना खाया, तुमने दवाई ली। उसको बस उसके इमोशंस की केयर चाहिए। वो दवाई भी खुद ले लेगी, वो खाना भी खुद खा लेगी, वो बीमार है तो वो खाना बना के आपको भी खिला देगी, लेकिन वो चाहती है बस कोई मुझे एक बार पूछ तो ले। उसे केयर चाहिए, उसके इमोशंस की केयर चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास सबसे ज्यादा इश्यूज अंडरस्टैंडिंग को लेके आते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। उसको वो सबसे ज्यादा एक ही चीज को लेके परेशान है कि मुझे कोई समझता ही नहीं। और आप कहते हैं यार हर चीज तो समझता हूं तेरी, लेकिन एक महिला कहती है जस्ट मुझे अंडरस्टैंडिंग दिखा दो यार कि तुम मेरी जरूरतों को समझते हो, तुम मेरी नीड्स को समझते हो, तुम मेरे एक्सपेक्टेशंस को समझते हो।
मेरे पास अभी 2 महीने पहले एक कपल काउंसलिंग का एक केस आया। हस्बैंड एंड वाइफ बहुत अच्छे घर से हैं। आते ही मैंने हस्बैंड से बात शुरू की, मुझे पता चला हस्बैंड बहुत शौकीन है, रोज के नए कपड़े, अपनी वाइफ, उसकी फैशन सेंस बहुत अच्छा है, अपनी वाइफ की खुशियों के लिए वो जो कहे, जिस वक्त उसकी वाइफ जो कहे उसके लिए हाजिर करता है। एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। पैसे की कमी नहीं है घर में, चीजों की कमी नहीं है घर में, वाइफ की चलती है, जॉइंट फैमिली है। एंड आई आस्क्ड वाइफ कि क्या प्रॉब्लम है। शी सेड हाँ, इन्होंने जितनी चीजें बताई सब कुछ है, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे ये फैशन के लिए कहीं नहीं रोकते, मैं अकेले चले जाऊं, ये बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, ये बच्चों का सब कुछ काम कर लेते। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम कहाँ है? बस प्रॉब्लम एक है, ये मुझे समझते ही नहीं। ओ माय गॉड, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो मुझे समझते ही नहीं, और मैं नहीं समझ पाई कि इसको प्रॉब्लम क्या थी। एंड देन वी पील्ड ऑफ लेयर। आप आगे इस केस की हम चर्चा करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग, एक वुमन अंडरस्टैंडिंग माने क्या चाहती है? वो केवल ये चाहती थी कि ये मुझे समझे कि मुझे कब कौन से इमोशन की जरूरत है, मुझे कब किस चीज की जरूरत है। और वो चीज थी कि मैं जब रूम में आऊं, ये 10 मिनट के लिए अपना मोबाइल बाजू में रख दे। जब मैं रूम में आऊं, बच्चे सो रहे हो तो ये खुद रजाई निकाले और बच्चों को ये कर दे। वो कहते ये करते सब कुछ है, लेकिन बोलने के बाद ये मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं करते कि मेरी फीलिंग्स क्या है। दैट वाज अ रियली टफ केस, बट दे आर हैप्पी नाउ। रिस्पेक्ट, एक वुमन क्या चाहती है? रिस्पेक्ट। वो हमेशा आपसे एक चीज कहेगी, देखो आप ना रूम में मुझे एक चांटा लगा दो, लेकिन ना आप 4 लोगों में मुझे उलट के बोलते हो अच्छा नहीं लगता, आप बच्चों के सामने जिस तरीके से ऊंचे मुंह से बात करते हो अच्छा नहीं लगता, आप मम्मी के सामने मुझे कभी भी कुछ भी बोल देते हो अपनी मम्मी को बड़ा दिखाने के लिए, जबकि आपको भी पता होता है आपको जो बोलना है ना, आप मेरे को लठ लेके लड़ लो, लेकिन प्लीज 4 लोगों में मुझसे रिस्पेक्ट से बात किया करो। मैं जिस रिस्पेक्ट से तुमने मेरे साथ शादी की है, जिस रिस्पेक्ट का भरोसा मैंने तुमसे चाहा था, प्लीज रिस्पेक्ट मी। और हमको लगता है बीवी तो है यार, मजाक कर रहे थे 4 दोस्त में, पार्टी में कुछ भी बोल दिया। क्यों भाई, क्यों बोल दिया? आपने बोला, इसका मतलब आपने दूसरे अपने दोस्तों को राइट दे दिया कि आप भी मेरी बीवी के बारे में ऐसी बात कर सकते हो, क्योंकि मजाक में मैंने कुछ बोल दिया और उस मजाक को मेरे दोस्तों ने भी ले लिया उसी तरीके से। सो शी फील इंसल्टेड। शी सेज नहीं यार, तुम्हारे दोस्त फिर बाद में भी कुछ बात करते होंगे, जैसे तुम दोस्तों की वाइफ की मेरे पास बात करते होंगे, तुम्हारे दोस्त भी तो मेरी बात तुम्हारे उनकी वाइफ के पास करते होंगे। सो प्लीज डोंट प्ले विथ माय इमोशंस। शी नीड्स डिवोशन। एकाधिकार चाहती है वो। शी नीड्स वैलिडेशन एंड रीअश्योरेंस। वो तैयार होती है आईने के सामने खूब अच्छे से, उसको पता है वो आज बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन वो फिर आके आपसे पूछती है कैसी लग रही हूँ मैं। वो चाहती है केवल आप एक वर्ड बोल दो कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। उसने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, उसने टेस्ट करके भी देख लिया, उसे पता है आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। वो आपकी थाली परोसेगी, खुद भी साथ में दिखाने बैठेगी तो भी 1 मिनट रुकेगी, और जब आप पहला निवाला लोगे, द फर्स्ट बाइट यू विल टेक एंड शी विल आस्क सब्जी कैसे बनी। She just need validation, she need reassurance कि मैं अच्छी हूँ। If you can do it with your spouse, you will be happy. With your mother, with your sister, it is not only with your spouse. सास, बहू, सब रिश्तों में हर महिला एक reassurance चाहती है। हस्बैंड क्या चाहता है? आइए पुरुष क्या चाहते हैं ये देखें। पुरुष क्या चाहता है? ट्रस्ट। बात बात में महिलाओं की आदत होती है डाउट करने की, बात बात में महिलाओं की आदत होती है 3 बार पूछने की। हस्बैंड कहता है अरे यार विश्वास करना मुझ पे, मैं कर लूंगा, तुमने फोन किया, वो फोन करके भी आपको 3 बार बोलेगी मैंने ये सामान बोला था, तुम लाओगे ना, तुम ये ऐसा करोगे ना। हस्बैंड कहता है यार क्यों 4 बार वही बात सामने ला रही है, ट्रस्ट कर, मैं तेरा काम पूरा कर दूंगा, ट्रस्ट मी, मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा, ट्रस्ट मी। बार बार हस्बैंड का एक वर्ड आएगा ट्रस्ट मी, और महिला ट्रस्ट नहीं करती है। तो मैं जो महिलाएं यहाँ पे प्रोग्राम देख रही है, मैं उनसे कहूंगी ट्रस्ट योर हस्बैंड। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मेल स्टार्ट विद ट्रस्ट फैक्टर, कि मेरी वाइफ पूर्णता से, मेरी माँ पूर्णता से मुझ पर विश्वास करे। एक्सेप्टेंस, हस्बैंड मेल फिगर नीड्स
एक्सेप्टेंस। महिलाओं को लगता है मेरा हस्बैंड थोड़ा रहने का तरीका सुधार ले, अपने बात करने का 4 लोगों में तरीका सुधार ले, वो ऐसे कपड़े नहीं ऐसे कपड़े पहना करे, वो थोड़ा स्टाइल में रहा करे, वो थोड़ा अपना वर्चस्व दिखाया करे। बिकॉज घर के सब लोगों को देखते हुए महिला को लगता है कि मेरे हस्बैंड का उतना एक्सेप्टेंस नहीं है, मेरे जेठ का ज्यादा है या मेरे देवर का ज्यादा है। दे वांट दैट सुपीरियरिटी। हस्बैंड कहता है मैं जैसा हूं ना भगवान, तू मुझे वैसा एक्सेप्ट कर ले, मुझे चेंज करने की कोशिश मत कर, मैं तुझसे प्यार करता हूं, बस तू उस प्यार को समझ ले। हस्बैंड नीड एडमायरेशन, एडमायर करे, अप्रूव करे। एडमायर कैसे? पता है हस्बैंड शाम को एक आध दिन जल्दी घर पे आ जाता है, आपका क्या होता है, अच्छा जल्दी आ गए, क्यों भाई कैसे आ गए? हस्बैंड कहता है यार तेरे लिए आया हूं, तू हमेशा शिकायत करती है ना कि तुम जल्दी नहीं आते। अच्छा आज सरप्राइज में मूवी क्लिप, आज मूवी जाना है, पहले क्यों नहीं बताया? मेरे दूसरे काम नहीं है क्या? अभी मेरे घर के काम बाकी है। अरे यार मैं तुझे सरप्राइज देना चाहता था, मैं तेरे लिए मूवी, मैंने अपने सारे काम सारी मीटिंग कैंसिल करके मैंने तेरे लिए मूवी क्लिप लाई है। इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट अप्रूवल, showing that admiration, wow I love you so, thank you so much, you made my day with surprise, ये कहने की बजाय हम अपनी 3 निगेटिव बात वहां ले आते हैं। एंड हस्बैंड सेज मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार कर ले, मैं काला हूं, मैं स्टाइलिश नहीं हूं, मुझे बात नहीं करना आता, ठीक है बट एक्सेप्ट मी द वे आई एम। एनकरेज, मैं चाहे कितना ही बड़ा नुकसान कर दूं, एनकरेज मी, मुझे तेरा सपोर्ट सिस्टम चाहिए है कि ठीक है तुमसे जो गलतियां हो गई कोई बात नहीं, आई एम विथ यू, आई एम योर सपोर्ट सिस्टम, तुम जैसे भी हो आई एम विथ यू। हस्बैंड नीड सपोर्ट सिस्टम। डू वी वैलिडेट ईच अदर? आस्क योरसेल्फ। हस्बैंड जब प्रॉब्लम में है तो वो कैसे ऑपरेट होता है, और वाइफ जब प्रॉब्लम में है? हस्बैंड जब प्रॉब्लम में होता है, वाइफ को लगता है ये अकेले चुपचाप बैठे हैं, ये तो कुछ बोलते ही नहीं, ये कुछ वो 3 बार आके पूछेगी कुछ प्रॉब्लम है क्या, बताओ ना। हस्बैंड डांटेगा तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? अरे यार कुछ नहीं है तुम चुप रहो ना। हस्बैंड अकेले या तो आके बिस्तर पे लेट जाएगा, टीवी ऑन करके कहीं और देख के, एंड वाइफ से कुछ तो गड़बड़ है और वो 4 बार पूछेगी। सभी वाइफ से रिक्वेस्ट है ऐसे मूड में अपने हस्बैंड से बात ना करें, क्योंकि हस्बैंड का, मेल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जब वो प्रॉब्लम में होते हैं, जब उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा होता है, जब उनको सॉल्यूशन चाहिए होता है, वो अकेलापन चाहते हैं क्योंकि उनके ब्रेन में सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे होते हैं। उनका एक लॉजिकल सिस्टम होता है, और ये आया कहां से? जब हम केव्स में रहते थे तब से। ये जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये कहां से आए? ये आज के नहीं है, ये आए हैं जब हम केव्स में रहते थे, जब मैन हंटिंग करने जाता था, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आता था, मतलब शिकार आता था, और जब उसको शिकार करना होता था उसको फुल कंसंट्रेशन वो वहां से जेनेटिकली ये हम तक आए हैं, मेल वहां तक आया है कि उसे आज भी जब कोई बड़ी चीज उसके सामने आती है तो वो शांत रह के, फोकस रह के सोल्यूशन ढूंढना चाहता है। और वाइफ इतना बोल बोल के अपने प्रॉब्लम्स को बता, सब लोग जेंट्स लोग ध्यान से सुनिए, लेडीज का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जब वो प्रॉब्लम में होती है ना, वो आपसे सॉल्यूशन नहीं चाहती है, वो सिर्फ अपनी बात को बहुत बताना चाहती है कि मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, और मैंने ये सॉल्यूशन निकाला। यदि आप सॉल्यूशन देने गए तो समझिए आप फंस गए। क्यों फंसे? क्योंकि उसने आपसे सॉल्यूशन मांगा ही नहीं था। अब मैं अपनी बात बताती हूँ। I went for one program. अब सब लोग, जो लोग मेरा पहले प्रोग्राम सुन रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे वही क्यों बता रहे हो, क्योंकि वो मेरे लिए इजी है बताना और आप लोगों के ये समझना कि जब भी मैं सपोज नहीं, सही की बात बता रही हूँ, चलिए मैं एग्जांपल अपना चेंज करती हूँ। मैं मार्केट गई, मेरी चप्पल टूट गई और मुझे वहां पे ऑटो नहीं मिला, कुछ नहीं, और फिर लिटरली मतलब ऐसी भी स्थिति में नहीं थी कि मैं उसको लेके चल सकूं। एंड देन व्हाटएवर आई डिसाइडेड, मैं घर आके मैं थक चुकी थी, मैंने आते ही घर में अपना सामान रखा, एंड किड्स दे आस्क्ड मी मम्मी कैसा रहा, माय हस्बैंड आस्क्ड मी कैसा था दिन। हमारा रूटीन है, हम एक जैसे ही कोई घर में आता है भी आस्क कैसा रहा आपका दिन।
तो मेरे ग्लास में पानी का ग्लास आ गया और चाय का कप आ गया एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग, पता है आज तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एंड दे आस्क्ड क्या हुआ? ऐसे पता है मेरी चप्पल ही टूट गई और मेरे को इतने बड़े फंक्शन में जाना था और मेरी चप्पल ही टूट गई एंड ऑल। बोले ऑटो कर लेना था। मैंने कहा ऑटो नहीं था। तो बोले तुम ओला उबर को बुला लेती और चप्पल तुम पास में, तो तुम वहीं पे मॉल में जाने वाली थी, वहां पे चप्पल खरीद लेती। और सब लोगों ने अपनी अपनी राय देनी शुरू कर दी और तुम तो बिल्कुल फजी नहीं हो, तुमको कोई फर्क नहीं। दे ऑल नो मेरे जैसा व्यक्ति कितनी भी बड़ी पार्टी में यदि मेरी चप्पल टूट जाए तो मैं चप्पल बाजू में रख के मैं बिना चप्पल से पार्टी में चली जाऊंगी, शादी में चली जाऊंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द फैक्ट एंड एवरीबडी नोज इट। तो बोले तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, तुम तो बिना चप्पल के भी चली जाती। मैंने कहा मैंने आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा, मैंने वही किया, मैं तो सिर्फ आपको बता रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ। सो पीपल लेडीज डोंट वांट सॉल्यूशन, लेडीज वांट जस्ट कि आप उनको ध्यान से सुने। नाउ कम्स घर की प्रॉब्लम्स। घर के प्रॉब्लम में टिपिकल मैरिड कपल के लाइफ में टिपिकल 6 प्रॉब्लम्स होती है। कौन सी? बिजनेस का स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, क्योंकि अब सिनारियो बदल गया है। इन लॉज का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। एक और कॉन्फ्लिक्ट होता है सेक्सुअल लाइफ, उसके कारण बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत सारी केसेस का 50% जो कहीं ना कहीं रूट कॉज यहाँ पे आता है। मनी, हाउस वर्क, या तो दीवानी जिठानी के साथ पंगा है काम करने का, या फिर सास बहू का पंगा है, या फिर हस्बैंड वाइफ जो अकेले रहते हैं उनमें भी तुम भी काम करते हो, मैं भी काम करती हूँ, मैं घर का काम करती हूँ, तुम बाहर का, ये सब काम को लेके। और बच्चे, कपल में कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चे। कहाँ से शुरुआत होती है? अभी बच्चा चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी एक को चाहिए दूसरे को नहीं चाहिए, या बच्चे हो गए हैं तो उनके अपब्रिंगिंग के इश्यूज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इन सब प्रॉब्लम का एक जो हॉट बटन है दैट लाइज इन दीज 6 एरियाज। तो देखते हैं आपका हेल्थ चेकअप। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, अपने आप से पूछिए। पहला प्रॉब्लम, अवर मैरिज इज बिकमिंग नॉन रोमांटिक। ये टेस्ट मैं आपको दे रही हूँ, ये एक ऐसी टेस्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि आपका अभी इस वक्त अपने स्पाउस के साथ का, या फैमिली के 2 अलग अलग टेस्ट दूंगी, फैमिली के साथ का रिलेशनशिप कैसा है, क्या आपको रिश्तों को बदलने की जरूरत है। पहला टेस्ट आपसे, जब आप इसको टेस्ट को करेंगे तो पहला टेस्ट अपने आप से पूछिए, अवर मैरिज इज बिकमिंग नॉन रोमांटिक एंड पैशनलेस, द फायर इज डाइंग। अब मेरे वैवाहिक जीवन में बहुत, मेरे हस्बैंड इतना रोमांटिक नहीं रहे, वो तो मेरी वाइफ इतनी रोमांटिक नहीं है। यदि ऐसा कुछ है या नहीं है, लेट अस चेक। पहली बात तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल है आपके हिसाब से? यदि है तो सॉल्वेबल पे टिक कीजिए, परपेचुअल है उस पे टिक कीजिए, और नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ तो उस पे टिक कर दीजिए। अपने आप से ये 6 क्वेश्चंस पूछिए। 6 क्वेश्चंस क्या है? My spouse has stopped being verbally affectionate. मेरी वाइफ जो है, मेरा स्पाउस, वाइफ भी हो सकता है हस्बैंड, अब उतने वो कहते हैं ना रोमांटिक बातें नहीं करते, वो चार्म नहीं है। My spouse express love और admiration less frequently. अब I love you भी बहुत कभी कभार बोलते हैं, हमेशा नहीं बोलते। We rarely touch each other. दिन भर में, बेडरूम की बात अलग है, पर आते जाते टच करना, वो एक कहते हैं ना एक प्यार का स्पर्श होना, हैंड होल्डिंग होना, अब वो नहीं करते। We rarely cuddle, hug each other. दिन भर में एक बार भी नहीं। Oh my God. My spouse have stopped feeling romantic. वो हमारे रिश्ते में से वो रोमांस ही खत्म हो गया है। We have few tender moments. ऐसे बहुत कम मोमेंट्स है जो हमारे टेंडर होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, जो रोमांटिक होते हैं, अब वो मोमेंट्स ही नहीं है। अपने आप से पूछिए और टिक कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, वी आर नॉट वर्किंग वेल एज अ टीम। अपने आप से, ये आपके लिए टेस्ट है, क्या ये आपके लिए परपेचुअल प्रॉब्लम है, सॉल्वेबल है, नॉन सॉल्वेबल है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, इसमें से आपको टिक करना है। We used to share more of family workload.
हम पहले अपना फैमिली वर्कलोड शेयर करते थे. We seems to be pulling in opposite direction. हमको लगता है अब हम अपोजिट हो रहे हैं. वो एक कहती है तो मैं दूसरा, हम दोनों में अब दूरियां बढ़ रही है. My spouse does not fairly share in household or child. मेरे पति देव बच्चों को, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है या उनका होमवर्क लेना है या घर के जो थोड़े बहुत काम है उसमें हेल्प नहीं करते, या मेरी वाइफ जो मेरे काम है, अकाउंटिंग है या मेरे जो थोड़े बहुत काम है उसमें वो हेल्प नहीं करती. My spouse is not carrying his or her weight financially. फाइनेंशियल बैलेंस नहीं है. मेरी वाइफ खर्च बहुत ज्यादा करती है, वो या मेरा हस्बैंड कम कमाता है. ये वो जो फाइनेंशियल एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए घर को चलाने में, वो अब नहीं है. आई फील अलोन. खर्चों पे कंट्रोल नहीं है. क्या ऐसा आपको लगता है तो उस पे टिक कर दीजिए. माई स्पाउस इज नॉट बीइंग वेरी कंसिडरेट. मैं गलतियां करता हूं तो मेरी वाइफ कंसिडर नहीं करती है या मेरे हस्बैंड कंसिडर नहीं करते हैं. वी डोंट कंसिडर. मेरी सास, वी आर नॉट कंसिडरेट फॉर ईच अदर. सो लेट्स मूव अहेड. दोनों क्वेश्चनायर को देखिए. यदि दोनों में भी आपकी एक से ज्यादा टिक है, एक से ज्यादा, इट मीन्स आपके रिश्ते में कहीं गड़बड़ है. एक टिक है वहां तक ठीक है, लेकिन एक और एक से ज्यादा टिक है तो आपके रिश्ते को हेल्थ चेकअप की जरूरत है. हेल्थ चेकअप माने पल्स. पल्स माने क्या? पल्स कब देखता है डॉक्टर? जब आप दवाखाने में जाते हो सबसे पहले डॉक्टर आपकी पल्स चेक करता है. पल्स चेक क्यों करता है? क्योंकि यदि आपकी पल्स ठीक है तो आपका शरीर ठीक से काम कर रहा है. पल्स में गड़बड़ है तो आपके हेल्थ में गड़बड़ है. सो आपके रिश्ते की पल्स किस पे बसती है? आपके रिश्ते का जब चेकअप होता है, क्या रिश्ते का कोई चेकअप हो सकता है? आज तक किसी डॉक्टर के पास है ऐसा कोई डॉक्टर जिसके पास रिश्ते का चेकअप किया जा सकता है? यदि नहीं तो मैं आपको बता दूं, यस, आई हैव अ पल्स चेकअप फॉर रिलेशनशिप. पिछले 25 सालों में इस पल्स चेकअप से मैंने कम से कम 20,000 लोगों के रिश्तों को ठीक किया है, कम से कम. आइए बताएं आपको कि ये पल्स, अभी मैं आपको टिप्स दे रही हूं कि इसमें क्या क्या होता है. पल्स, जैसे ही रिश्तों की पल्स गड़बड़ है, रिश्तों में गड़बड़ है. पहली पल्स, पल्स का पहला पी, रिश्तों की 98% प्रॉब्लम्स. यदि आपको लगता है ये सच नहीं है, मेरे 25 साल का रिसर्च कहता है 98%, लेकिन चलिए मैं 90, यदि आपको लगता है 90% तो चलिए मैं मान लेती हूँ 90% प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है. कहाँ प्रॉब्लम है? जड़ है पोलाइट कम्युनिकेशन में. हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पोलाइट नहीं है, हावी होकर है. हमारा जो कम्युनिकेशन है उसमें बॉडी लैंग्वेज, हमारे शब्द सही हो सकते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज गलत है. इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई से बट हाउ आई से. मेरे कहने का टोन कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैं दूसरों को टोन में कैसे कहता हूँ, मेरी टोन कैसी है, मेरी पिच कैसी है, मैं रिपीटेशन कितना करता हूँ. ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेट करते हैं. यदि आपका पी माने पल्स का पहला अक्षर, पहला पैरामीटर यदि गड़बड़ है तो रिश्ते में बहुत बड़ी गड़बड़ है, आपके रिश्तों का पहला खतरा. दूसरा, फिर यही कहूंगी जो पहले बात कह चुकी हूं, अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग व्हाट, आएंगे आगे बताऊंगी. लव अनकंडीशनल. तीसरी पल्स है एल. पी है पोलाइट कम्युनिकेशन, यू इज अंडरस्टैंडिंग, एल इज लव अनकंडीशनल. चौथा पैरामीटर है सेंसिटिविटी एंड सिक्योरिटी. पांचवा पैरामीटर है इमोशंस एंड एम्पैथी. यदि ये 5 चीजें आपकी लाइफ में सही है, आपके रिश्तों के साथ सही है, दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते को डेंट नहीं कर सकती, आपकी खुशियां कम नहीं हो सकती. ये 5 चीजों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट इज पोलाइट कम्युनिकेशन, अ गेटवे टू रिलेशनशिप. एक अनजान व्यक्ति के साथ केवल मुस्कुराहट जब आप कर देते हो, वो एक रास्ता खोलती है रिलेशनशिप का. आपकी मुस्कुराहट भी एक कम्युनिकेशन है.
सो गेटवे टू रिलेशनशिप इज, लेकिन रिश्तों में जब कम्युनिकेशन क्राइसिस आ जाते हैं, बोलचाल कम हो जाती है, बोलचाल बंद हो जाती है, अपने एक्सपेक्टेशन को बताने का तरीका नहीं हम समझ पाते या सामने वाला समझ नहीं पाता, मेरी भाषा में और सामने वाले के समझने की भाषा में जब गैप हो जाती है या समय की गड़बड़ी हो जाती है, एक्सप्रेस करने के तरीके की या समय की गड़बड़ी हो जाती है, तब रिश्तों में प्रॉब्लम्स आती है। जब कोई सुनने को तैयार नहीं है, जब लिसनिंग में गड़बड़ हो जाती है, तब प्रॉब्लम्स आती है। लिसनिंग, हम कितना ही कह दे हाँ बोलो बोलो मैं सुन रहा हूं, और हम टीवी देख रहे हैं, तो क्या होता है, वाइफ कहती है अरे यार तुम्हारा ध्यान तो टीवी में, तुम मुझे सुनो। इसका मतलब क्या हम सही लिसनर हैं? क्या हम पूरा अटेंशन फिजिकली, मेंटली, इमोशनली उस बात को सुनने में दे रहे हैं? क्योंकि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी ये है कि आप उसको सही तरीके से सुन नहीं रहे हो। मेरी तो कोई बात ढंग से सुनता ही नहीं, बच्चे भी आधा खेलने में लगे और कह रहे हैं सुन रहे हैं। पूरे ध्यान से सुनना, बोलना जितना जरूरी है, अपनी बात को उतना ही सामने वाले को ध्यान से सुनना भी जरूरी है। दिस इज अगेन अ बिग क्राइसिस इन रिलेशनशिप। देन कम्स एक्सेप्टेंस, सेल्फ अवेयरनेस। क्या मैं अपने कम्युनिकेशन के तरीके को समझता हूं? मैं अपने आप को कितना समझता हूं? मेरे कम्युनिकेशन का तरीका क्या है? तो ये रिश्ते का एक पहला पल्स है। छोटी छोटी टिप्स आपको दूंगी कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। पहली टिप्स, आज के बाद आप आई वाली लैंग्वेज से या यू वाली लैंग्वेज से किससे बात करोगे? आई वाली लैंग्वेज से बात करोगे, यू से बात नहीं करोगे। यू चुभता कब है? किसी का भी कोई भी शब्द कब चुभता है? जब यू कहा जाता है। इसका मतलब तुमने ये काम सही नहीं किया, तुम घर लेट आते हो, तुम्हारा बातचीत करने का तरीका गलत है, तुम सही समय पे सही जगह पे काम नहीं करती हो, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम जब शब्द आता है, जब वो दूसरे की तरफ उछाला जाता है, तो रिश्ता गड़बड़ हो जाता है। तो आज से हमको क्या करना है? यू की बजाय यू को किससे रिप्लेस करना है? आई। आई माने क्या? मुझे अच्छा लगता है जब तुम धीरे बात करते हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम जल्दी घर आते हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम घर को साफ सुथरा रखती हो, मुझे पसंद है जब तुम क्लीन नीट रहती हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम बच्चों से धीरे बात करती हो, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मम्मी के सामने पलट के जवाब नहीं देते हो, मुझे कैसा बर्ताव अच्छा लगता है, तुम गलत करती हो उसकी बजाय मुझे क्या अच्छा लगता है, ये हमारे बातचीत का तरीका होना चाहिए। यस एंड किसी ने अपना कोई विचार रखा और तुम कहते हो नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो सामने वाले को रिजेक्टेड फील होता है, आउटराइटली गलत फील होता है। तो हमको क्या कहना है? हाँ तुम जो कह रहे हो वो सही है। और क्या ये चीज ऐसे हो सकती है? जो तुमने कहा है वो तो सही है, उसी बात को उठाइए, उसको सही कहिए और फिर अपनी बात को रखिए। जब आप सास के साथ, पति पत्नी के बीच, बच्चों के साथ हाँ तुम सही कह रहे हो और ये ऐसा भी किया जा सकता है, इस तरीके से बात करोगे तो शायद रिश्तों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और समझ बढ़ जाएगी, रिजेक्टेड फीलिंग नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग आएगी। नेवर ऑलवेज इफ बट, सबसे खतरनाक कभी ऐसे मत करना, आज के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो। ये शब्द बड़े खतरनाक है, तुम कभी सुधर नहीं सकते। यू आर ऑलवेज लाइक दिस, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंसेस है, बड़े खतरनाक है। कभी भी अपने रिश्तों को जनरलाइज स्टेटमेंट के साथ मत कहिए,
उनसे जनरलाइज स्टेटमेंट में बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप जनरलाइज बात करते हो, सामने वाला क्या कहता है, क्या कहती हो, हमेशा। मैंने हमेशा कब किया? तुम तो मुझे कभी बाहर लेके ही नहीं जाते। क्यों भाई? पिछले हफ्ते तो मैं तुमको लेके गया था पिक्चर दिखाने। नहीं नहीं, मैं पिक्चर दिखाने की बात नहीं कर रही थी, मैं तो गार्डन में रिश्तेदारों के यहाँ जाने की बात कर रही थी, पार्टी में जाने की बात कर रही थी। तो फिर ऐसे कैसे कह रहे हो कि कभी बाहर नहीं लेके जाते? ये कहो कि पार्टी में जाना है, ये कहने की बजाय कि हम तो कई दिन हो गए कहीं घूमने ही नहीं गए। क्यों भाई? अभी 3 महीने पहले तो हम तेरे पियर जाके आए थे। अरे मैं पियर जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो वेकेशन में कहीं हिल स्टेशन पे जाने की बात कर रही हूँ। तो तुम ये कहो ना कि हिल स्टेशन पे जाना है, ये क्यों कह रहे हो कि तुम मुझे कभी घूमने ही नहीं ले जाते? सो बी स्पेसिफिक कि तुम कहना क्या चाहते हो। कभी ऐसा नहीं करते, ये कहना गलत है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, बट ओवर कम्युनिकेशन लीड्स टू ब्लंडर्स। अपने कम्युनिकेशन की मर्यादाओं को समझिए, कब कितनी बात करनी है, लिमिटेड बात कीजिए, तरीके से बात कीजिए, आपके रिश्तों में बहुत कुछ सुलझ जाएगा। देन कम्स योर नेक्स्ट, व्हाट इज दैट? पी के बाद यू, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग व्हाट? अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसमें सामने वाले की हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। पता है, आपके शब्द, आपका तरीका बता देता है कि आपके दिल में सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट है या नहीं। आप सामने वाले की बात तो मान लेते हो, लेकिन आपका चेहरा शो करता है कि आपके लिए रिस्पेक्ट है या नहीं। सो रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते में, प्यार सबसे पहले बड़ी चीज नहीं है। यकीन मानिए, आप लिख लीजिए, मैं चैलेंज करती हूं, किसी भी रिश्ते की जो जड़ें हैं वो प्यार से मजबूत नहीं होती है, वो रिस्पेक्ट से मजबूत होती है। प्यार आप चाहे थोड़ा कम ज्यादा कर लो, लेकिन रिस्पेक्ट पूरा चाहिए। तो रिश्ते की जड़ें कहां पे है? अंडरस्टैंड द रिस्पेक्ट, व्हाट रिस्पेक्ट मीन्स, व्हाट एक्शंस आर शोइंग रिस्पेक्ट। डीलिंग विथ एक्सपेक्टेशन, सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस क्या है? आखिर ऊपर से तो कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन रूट एक्सपेक्टेशन क्या है? सामने वाले की रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेशन को समझना। मैं अपनी स्पाउस की एक्सपेक्टेशन को कितना समझता या समझती हूं, क्योंकि ऊपर से दिखने वाली चीज कुछ और है। ऊपर से दिख रहा है कि वाइफ बहुत गुस्सा है क्योंकि आज मैं घर पे समय पे नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है उसने, तुम तो कभी सही समय पे आ ही नहीं सकते तुम। मैं कहता हूं ठीक है बाबा, क्या है, समझू तो सही बात क्या है। जब धीरे 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 बात सेटल होती है तो पता चलता है आज बच्चे ने उसको उलट के जवाब दे दिया, और वो आपको बताना चाहती है कि आज मुझे मेरे बेटे के उल्टे जवाब देने का दर्द है। उसके एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आप जल्दी घर क्यों नहीं आए, उसके एक्सपेक्टेशन क्या थे, वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप उस दर्द को समझिए। तो ऊपर से कुछ अलग दिखता है, अंदर तक कोर कुछ और होता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट माय स्पाउस इज एक्सपेक्टिंग, बिकॉज रिस्पेक्ट के लिए एक बहुत सुंदर चीज जो मैंने सबसे पहले ही आपको दिखा दी थी कि रिस्पेक्ट पीपल फॉर व्हाट हु दे आर, नॉट फॉर व्हाट यू वांट देम टू बी। हम उनको कैसा चाहते हैं उसके लिए उनका रिस्पेक्ट मत कीजिए, वो जो है उसके लिए उनका रिस्पेक्ट कीजिए। डोंट रिस्पेक्ट देम कि व्हाट यू वांट देम टू बी, नो, रिस्पेक्ट देम फॉर व्हाट दे कैन डू। आप उनसे क्या करवाना चाहते हो उसके लिए रिस्पेक्ट मत कीजिए, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए उसका रिस्पेक्ट कीजिए। हेल्थ चेकअप, पल्स का हेल्थ चेकअप, थर्ड आता है एल, एंड एल स्टैंड्स फॉर इट इज द ब्राइटेस्ट कलर ऑफ योर रिलेशनशिप, एंड दैट कलर इज
love unconditional. Here loyalty plays a very important role for this. What comes under love unconditional? In this, most importantly, we have to see कि छोटी छोटी क्या गलतियां हैं जो हम एक दूसरे को अपने प्यार को दर्शाने में करते हैं. सास प्यार तो बहुत करती है बहू से, लेकिन वो उसको दर्शाती नहीं है कि बेटा हाँ तुम सब्जी अच्छी बनाती हो. वो गलतियां गिना देगी, लेकिन यदि उसने कुछ अच्छा किया होगा ना, वो उसको बताएगी नहीं. So acknowledge, appreciation, affection, ये शो करना पड़ता है. पता है आप अपनी बीवी से प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन आप उसको ये दर्शा नहीं पाते, उसको प्रेजेंट नहीं करते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते. आपको लगता है यार इतना तो प्यार करता हूँ, आई लव यू बोलने से ही क्या हो जाएगा, लेकिन बीवी को लगता है यार एक बार तो दिन में आई लव यू बोल दे, एक बार तो वो एक्सप्रेस कर दे कि हाँ तुम मुझे पसंद हो. हमको लगता है मैं घर में यदि बड़ा हूं तो मैं अपना वर्चस्व दिखा के ही सबको अपना बना सकता हूं. नहीं, आपको लगता है मैं कहीं यदि थोड़ा प्यार से बोल गया तो घर में मेरा वर्चस्व कम हो जाएगा, लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे. यकीन मानिए, आप अपना तरीका बदलिए, अपनी बहू को, अपने बेटों को, अपने घर के लोगों को थोड़ा प्यार से समझिए, उनको बताइए, तो वो आपका ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपके प्यार पे मर जाएंगे. आपके वो स्ट्रिक्टनेस को वो बर्डन करके आपके लिए कुछ करते, लेकिन जब आप प्यार करोगे तो वो आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपके हर डिसिप्लिन को सह लेंगे. बस आप प्यार से बोलिए. पर आपको लगता है प्यार से बोलूंगा तो मेरा कोई मानेगा नहीं, लेकिन प्यार से बोलोगे तो यकीन मानिए वो आपका ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे. पावर ऑफ स्ट्रोक्स. एप्रिसिएट का क्या पावर है, एप्रिसिएशन का क्या पावर है. ये जो पावर है, दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, दुनिया को जीतने का पावर है, वो है एप्रिसिएशन. औरंगजेब ने शिवाजी का वो कट्टर दुश्मन था, लेकिन उसने एक बार एक बहुत सुंदर बात कही कि ए खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, क्योंकि तुमने मुझे दुश्मन भी दिया तो शिवा जैसा, क्योंकि शिवा से पवित्र, शिवा से सच्चा और शिवा से ज्यादा चरित्रवान कोई नहीं. अप्रिशिएट. कहते हैं ना, दुश्मन की भी अच्छाइयां अप्रिशिएट करो तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगा. तो फिर हमारे तो अपने रिश्ते हैं, हम दुश्मन तो है नहीं. सो एक्नॉलेज, अप्रिशिएट दिल खोल के. आज बर्थडे है इसलिए गिफ्ट लाया, आज मैरिज एनिवर्सरी है इसलिए गिफ्ट लाया, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे तो तुमको मोबाइल दिलवा देंगे. दिस इज ऑल कंडीशनल लव. और भाई एक गिफ्ट करने के लिए, 500 रुपए की एक साड़ी लाने के लिए, ज्वेलरी लाने के लिए हम पता नहीं यार अगला बर्थडे आए या नहीं आए, अगला मैरिज एनिवर्सरी आए या नहीं आए, दिल में आया है कि गिफ्ट देना है तो आज ही क्यों ना दे दो. उसके लिए कंडीशन क्यों चाहिए कि इस डे पे ही ये होगा. अनकंडीशनल. लेकिन होता क्या है, हस्बैंड गिफ्ट लाता है एक दिन, वाइफ कहती है अरे आज कैसे क्या गिफ्ट ले गए आगे, कुछ दाल में काला नजर आता है. क्यों भाई, तेरे लिए मैं ऐसे गिफ्ट नहीं ला सकता क्या, कोई दिन की जरूरत है क्या. तो भाई ये जो चीजें है ना रिश्तों में रोज जी जानी चाहिए. ये दिन का इंतजार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है हम अभी खत्म होंगे या कल, या अगली सांस भी लेंगे या नहीं. या हो सकता है मेरी सांस, अभी आप प्रोग्राम देख रहे हो, देखते देखते ही मैं यहाँ खत्म हो जाऊं, तो कल किसने देखा. तो भैया आज ही जी ले, जरा आज ही प्यार कर ले. देन कम्स एस. एस स्टैंड्स फॉर सेंसिटिविटी एंड सिक्योरिटी. रिश्ते में सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है. सेंसिटिविटी माने क्या, एक स्टोरी सुनाती हूं मैं आपको. सेंसिटिविटी क्या है रिश्तों में. मैं दूसरों की जरूरत के लिए कितना सेंसिटिव हूं. एक दवाखाने में एक थोड़ा सा उम्र 50, 55, 60 साल की उम्र वाला व्यक्ति रोज 4 बजे अपनी बीमार वाइफ से मिलने जाता. वो मिलने जाता और रोज
चाय लेकर जाता 4 बजे और एक गुलाब का फूल लेके जाता। करीब 2 महीने से वो जो उसकी वाइफ थी वो भरती थी, लेकिन वो बिना गुलाब का फूल लिए और बिना चाय का कप लिए उससे मिलने कभी नहीं गया। जाता, वो कप में अपनी चाय अपनी वाइफ के हाथ में वो फूल देता और अपने कप में अपनी चाय डालता और बाजू में बैठ के चाय पीता। वाइफ चाय नहीं पीती। करीब 2 महीने से ज्यादा हो गए। नर्स रोज ये चीज देखती। आखिर आज उसने पूछा, अंकल, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। आपकी वाइफ 2 महीने से बीमार है, वो बोल नहीं सकती, वो कोमा में है, फिर भी आप 4 बजे उसके साथ रोज चाय पीते हो और उसके लिए एक गुलाब का फूल लाते हो। वो ना आपको देख पाती है, ना आपसे बात कर पाती है, उसे नहीं पता है कि आप रोज यहाँ आके क्या करते हो, फिर भी आप रोज क्यों करते हो। उसने कहा, बेटा वो कोमा में है तो क्या हुआ, मैं तो जानता हूं मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। क्योंकि जब वो मुझे समझती थी, जब उसकी आंखें खुली थी, जब वो सही थी, तब हमने एक दूसरे के साथ कसम खाई थी कि शाम की 4 बजे की चाय हम दोनों साथ में पिएंगे और मैं रोज उसके लिए गुलाब का फूल, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम रोज एक गुलाब का फूल मैं उसके लिए ले आऊंगा। आज भले ही वो कोमा में है, लेकिन मेरी संवेदनाएं तो जीती है। संवेदना, सामने वाला कुछ करे या नहीं करे, मैं कितना संवेदनशील हूं मेरे रिश्ते के लिए, सामने वाले को पता हो या नहीं हो, मेरी सेंसिटिविटी कितनी है इस रिश्ते में। जहां संवेदनाएं सही है वहां पर रिश्ते सही है। संवेदनाएं के साथ जीना, हमारे रिश्तों में संवेदनाएं खत्म हो गई है। हम केवल रिश्ते इसलिए जी रहे हैं। तो रिश्तों में सेंसिटिविटी होना बहुत जरूरी है। हमारा जो पल्स प्रोग्राम है सेंसिटिविटी को जागरूक करने के लिए बहुत बड़ा डीप लेवल पे काम करता है। मनी इज जस्ट अ कंफर्ट जोन इन रिलेशनशिप। मनी की सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, लेकिन वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट करती है। मनी मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। हम यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जब हम पल्स में एस की बात करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, क्योंकि हस्बैंड कमाता तो बहुत है, लेकिन वाइफ को सही तरीके से मैनेज करने नहीं आता। उसको पता ही नहीं है कि हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, उसके खर्च करने के तरीके गलत है, या यदि पैसा उतना नहीं है तो भी क्या वाइफ को पता है कि हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारा सिक्योरिटी, हमारा जो सेविंग्स है वो कैसे होता है, मुझे हर महीने कैसे सेविंग करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ अनसर्टन है। तो हम यहाँ पे पल्स प्रोग्राम में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत काम करते हैं। और जब पल्स प्रोग्राम आप करेंगे ठीक बात है, लेकिन आज मैं कहती हूँ वाइफ अपने खर्चों को लिखना शुरू कीजिए और उसके बाद हर महीने में देखिए कि आपके फिजूल खर्च कितने थे, काम के खर्च कितने थे और आपने बिना काम के खर्च कितने किए। और अपने आप से हर खर्च के साथ पूछिए कि क्या ये खर्च बिना किए चल सकता था, क्या मेरा गहना खरीदना इतना जरूरी था, क्या मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी जरूरी थी, क्या मेरे रिटर्न गिफ्ट इतने जरूरी थे, क्या मैं इन चीजों को कम कर सकती थी। यकीन मानिए बहुत सारे फाइनेंसेस अपने आप जगह पे आ जाएंगे। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी पल्स में बहुत मायने रखती है। इमोशंस, रिलेशनशिप पल्स का आखिरी शब्द जो है, आखिरी जो धड़कन है वो है इमोशंस, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इमोशनल रिलेशनशिप जो है ये काम करता है इमोशनल टैंक पे, कि मैं कोई भी रिश्ते में चाहे मेरा किसी से भी, मेरे माँ से, मेरे भाभी से, मेरे भाई से, मेरे पति से, मेरे बच्चे से, मेरे सास ससुर से, इमोशनल टैंक यदि मेरा भरा हुआ है, उनके साथ के इमोशंस मेरे अच्छे हैं तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और ये इमोशनल टैंक खत्म कहाँ पे होते हैं? मिसबिहेवियर से कम होते हैं, विड्रॉल से कम होते हैं, हार्श वर्ड, टोन, क्रिटिसिज्म, इससे ये इमोशनल टैंक के ये ना होल है, यहाँ से ये रिश्ता रहता है, हमारे इमोशंस रिश्ते रहते हैं। और पॉजिटिव वर्ड्स,
वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो आप जानते हो कि किन चीजों से हमारा इमोशनल टैंक भरता है, इमोशनल अकाउंट में डिपॉजिट होता है, कहाँ से विड्रॉल होता है, कौन सा जो हमारा इमोशनल अकाउंट है, हमारा फाइनेंस अकाउंट तो हम देखते हैं कि ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है, यहाँ पे जमा है, यहाँ पे खर्च है, लेकिन हमारे इमोशनल लेजर को कभी हम देखते हैं, लेजर बुक को नहीं, कि हमारे कौन से वाले शब्द है जो हमारे लॉस में जा रहे हैं और कौन से प्रॉफिट में आ रहे हैं, कहाँ से गेन हो रहा है हमारा इमोशनल अकाउंट और कहाँ से लॉस हो रहा है। नहीं, इन चीजों को देखना जरूरी है। और ये बढ़ेगा कैसे? सेल्फलेस गिविंग। किसी के लिए कुछ भी करते समय अपेक्षा मत रखिए। आप सास के लिए चाय बना के ले जा रहे हो, बिल्कुल अपेक्षा मत रखिए कि वो आपको कुछ अच्छा कहेगी लाइफ में। आप बहू है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मुझे करना है। सामने वाला क्या करता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सास है, आपकी जिम्मेदारी है कि मैं खाना बनाते समय बहू की हेल्प कर दूं, आपकी जिम्मेदारी है, आप चीज कीजिए। लेकिन आप कभी मत सोचिए कि आपकी बहू उसके लिए आपको प्रेज करेगी। नो। ग्रैटिट्यूड, रोज कम से कम 10 चीजें लिखिए कि आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं। मैं अपने बच्चों के लिए किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हूँ, अपने पति के किन आदतों के लिए शुक्रगुजार हूँ, अपने घर के मैं जो चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, हर चीज में 10-10 चीजें रोज लिखिए कि मैं अपनी लाइफ में किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं इस माइक से बात कर रही हूँ, इस वायर से, मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरी सास ने मुझे प्यार किया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मेरे सामने जो थाली में खाना आया है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। आज सब्जी वाले ने सब्जी लाके दी, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं डॉक्टर के लिए शुक्रगुजार हूँ, मेरे गाड़ी के लिए शुक्रगुजार हूँ। हर पल हर मोमेंट आप ग्रैटिट्यूड में रहिए। आप देखिए, हर चीज में सोचिए कि इसके लिए मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। और जब आप दिन में 100 चीजों के लिए, दिन में 50 चीजों के लिए, हर चीज में आप सेवा भाव से और ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, आपको लाइफ में कभी कोई कमी नजर ही नहीं आएगी, आपको रिश्ते में कभी कोई कमी नजर नहीं आएगी। इट्स गोइंग टू बी फैंटाबुलस, फैंटाबुलस। दोस्तों, आगे बढ़े उसके पहले मैं आपसे पूछती हूँ, मैं आप सबको अनम्यूट कर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए अभी तक आपको ये चीजें कैसी लगी। क्या आपको लगता है इन चीजों के बदलाव से आपके रिश्तों में कुछ बदलाव आएगा? यस, टेल मी यस और नो। अभी तक का प्रोग्राम आपको कैसे लगा? यस, टेल मी, क्या आपको लगता है ये प्रोग्राम आपके रिश्तों में, आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा? डू यू थिंक इट इज एप्लीकेबल? छोटी छोटी जो टिप्स मैंने आपको दी है, क्या वो आपकी लाइफ में एप्लीकेबल है? आपको लगता है कि इजीली आप इन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे? क्या आपको लगता है ये प्रोग्राम सही में लोगों के लिए जरूरी है? मेरे पास जितने लोगों ने ये प्रोग्राम डीप लेवल तक जाकर, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल तक जाके किया है, सारे लोगों के रिश्ते बहुत गहराइयों तक बदले हैं। यदि आपको लगता है कि ये जरूरी है, मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या आप अपने खुशियों को और 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं, रिश्तों को 10 गुना और अच्छा बनाना चाहते हैं? यस और नो? जस्ट लेट मी नो, यस और नो। यस, राइट, यस। सिर्फ आप वाई लिखे तो भी चलेगा। क्या आपको लगता है कि मैं और मेरे हस्बैंड प्यार तो करते हैं लेकिन वो मैं महसूस नहीं कर पाती हूँ? क्या आपको लगता है आपकी बीवी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है पूरी तरह से और वो आपको समझ नहीं पा रही है? क्या आपको लगता है कि हमारे रिश्ते में समझदारी, प्यार और कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन बढ़े? सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही नहीं, सास, ससुर, ननद, सब रिश्तों में, देवरानी जेठानी, सब में, रिश्तेदारी में ये सब चीजें बढ़े? क्या आपको लगता है? राइट, यस। क्या आपको लगता है कि मेरे में या मेरे जो रिश्ते हैं उनके बातचीत के तरीके में, हमारे टोन में और इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कॉन्फ्लिक्ट ना बड़ी बड़ी चीजों से नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट बहुत छोटी छोटी चीजों से होते हैं? ये कप यहाँ क्यों रख दिया? तुम टॉवेल, गंदा गीला टॉवेल बिस्तर पे रख देते हो। तुम इतनी डार्क लिपस्टिक मत लगाया करो। कॉन्फ्लिक्ट बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होते, छोटी छोटी चीजों में, सिली सिली चीजों पे हमारे वाद विवाद होते हैं, बड़ी चीजों पे वाद विवाद नहीं होते। वाद विवाद, घर के वाद विवाद, छोटी छोटी चीजें रिश्ते को बिगाड़ती है। क्या आपको लगता है आप इन चीजों को कम करना चाहते हो?
Do you want to feel secure in relationship? Write yes. Keep on writing. If yes, keep writing. क्या आपको लगता है मेरा मूड स्विंग बहुत होता है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे पता ही नहीं चलता है कि मेरा टोन कब बदल गया, बिना बात के फिर बाद में रियलाइज होता है कि हाँ यार मैंने तो ये गुस्सा ही नहीं करना चाहिए था, मेरे सब लोग मुझे सुनते नहीं है, मेरी समझते नहीं है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी सुने। बुजुर्ग लोगों के लिए भी मैं ये पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि घर एक प्यार का मंदिर हो जहाँ एक दूसरे की भावनाएं समझी जाए? क्या आपको लगता है इन सब चीजों को आप बढ़ाना चाहते हो? क्या आपको लगता है कि सब कुछ सबके लिए करते हुए मैं अपनी पर्सनल स्पेस को भी सिक्योर करूं और मैं पूरे फ्रीडम के साथ मैं जैसा चाहती हूं, मैं जैसा चाहता हूं वैसी जिंदगी जीऊं? इफ यस, राइट यस। डू यू फील कि आप अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं? राइट यस। So I am declaring one wonderful program for 3 days for you all. एक 3 दिन का प्रोग्राम मैं आपके लिए लॉन्च कर रही हूँ, जिसमें अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए, जिसमें हम बहुत डीप लेवल पर बहुत सारे साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टूल लेके आपके बहुत माइंडसेट पे काम करके, आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट पे काम करके हम इसको चेंज करेंगे। आपकी नीड्स क्या है? मेरी फिजिकल नीड है, कुछ हस्बैंड वाइफ की फिजिकल नीड होती है, बच्चों की कुछ नीड अलग होती है, फाइनेंशियल नीड होती है, रिस्पेक्ट की नीड होती है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे ये करें इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम काम करेंगे। लव अनकंडीशनल, कौन सी लव लैंग्वेज क्या है? मेरे हस्बैंड प्यार तो बहुत करते हैं, मैं भी प्यार बहुत करती हूँ, लेकिन दोनों की लव लैंग्वेज कैसे डिफरेंट है? क्योंकि मुझे लगता है कोई मुझे बोल के बताए कि प्यार कैसा है, किसी को लगता है गिफ्ट देने से प्यार महसूस होगा, किसी को लगता है यार प्यार से बात भी कर लेना तो प्यार पता चलता है कि प्यार करता है। हर एक की लव लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो इस प्रोग्राम में आपको ये पता चलेगा कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, खुद की लव लैंग्वेज क्या है और दूसरे की लव लैंग्वेज क्या है। क्योंकि हम प्यार, मेरी लैंग्वेज जो है मैं उससे प्यार दर्शाती हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि सामने वाले की रिसीविंग लव लैंग्वेज वही होगी। सो लव लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग लव लैंग्वेज ऑफ ईच अदर, सेंसिटिविटी एंड सिक्योरिटी कैसे बढ़ाए, इसको कैसे समझे और दूसरे के लिए कैसे सेंसिटिविटी हो। इफ यू वांट टू नो ऑल दिस, आई हैव अ प्रोग्राम फॉर यू। किसको किसको लगता है कि ये प्रोग्राम सही में लाइफ चेंजिंग होगा? यदि आप ये प्रोग्राम करना चाहते हो, 3 दिन के इस प्रोग्राम के मैं 21,000 रुपए लेती हूँ। बट डोंट वरी, घबराइए मत। ये प्रोग्राम 21,000 रुपए में तब होता है जब हम इसको होटल में पूरे 2 दिन 3 दिन तक आपको रखकर ये प्रोग्राम करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो जनरल बैचेस जो है उसके लिए वी जस्ट चार्ज 2,499 रुपए। लेकिन मुझे पता है कि जो लोग मेरा ये प्रोग्राम सुनते हैं उनके लिए मैं कुछ और डिस्काउंटेड रेट में मैं उनको ये प्रोग्राम देना चाहती हूँ, ताकि हर जन सामान्य तक ये प्रोग्राम पहुंचे, हर घर में ये प्रोग्राम पहुंचे। और कोविड जब सारा परिवार एक साथ बैठ रहा है, एक साथ समय बिता रहा है, तो जब सारे लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे तो एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये प्रोग्राम इतने में भी नहीं, यदि ये प्रोग्राम आज की डेट में यदि आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हो तो ये प्रोग्राम केवल 1499 रुपीज में आपको मिलेगा। वरना आज के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हो तो ये प्रोग्राम की कॉस्ट चेंज हो जाएगी। सो दोज हु वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम टुडे, जस्ट राइट यस। ये 3 दिन का प्रोग्राम होगा, 3 दिन 2 घंटे, 3 दिन का प्रोग्राम, रोज 2 घंटे की क्लास, जिसमें आपके साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाई जाएगी, आपको एक दूसरे के साथ कैसे कंपैटिबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी, डिफरेंट टेस्ट किए जाएंगे, उसके ऊपर से आपको सजेशन दिए जाएंगे, आपको 30 मिनट पर्सनल काउंसलिंग आपकी की जाएगी। दिस इज द बोनस। जनरली आई डोंट डू काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग इन दिस रेट, लेकिन ये क्योंकि मैं इस सही समय का, कौन कहता है कि ये जो लॉकडाउन है ये गलत है या बहुत बुरा हो रहा है? मैं तो कहती हूँ प्रकृति ने एक बहुत अच्छी चीज की है। ये जो अंधी दौड़ में हम दौड़े जा रहे थे, पैसे के पीछे भागे जा रहे थे, कम से कम अब हम इस अंधी दौड़ के से रुक के
फिर से अपने रिश्तों के पास आए हैं, एक दूसरे का समझने का हमको मौका मिला है, तो आइए इसका पूरा फायदा उठाए। जो लोग आज इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करेंगे उनके लिए इसकी कॉस्ट होगी केवल और केवल 1499, जिसमें हम पल्स में पी के डिटेल्स, PULSE को हम कवर करेंगे। सो दोस्त हु वांट टू अटेंड, और क्या जरूरी है कि खुद अटेंड करें? नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको लगता है आपके रिश्ते में किसी को इस प्रोग्राम की जरूरत है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, पड़ोसी के लिए तो आप 1500 खर्च नहीं करोगे, लेकिन आपके बेटी के घर में, आपके बेटा बहू के लिए, आपके फ्रेंड्स लोगों के लिए, किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, आप उनको ये प्रोग्राम गिफ्ट कीजिए। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम, आई टेल यू, दिस चेंज योर लाइफ, दैट इज फॉर श्योर फ्रॉम माय साइड। सो just those who want to do this program, they can Google Pay or Paytm at 900-438-9853 and please, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके टेस्टिमोनियल्स प्लीज 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 ग्रुप में डालिए। दिस विल हेल्प मी टू हेल्प अदर्स। आपको ये भी बताइए कि इस प्रोग्राम में और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है। एंड आई वांट टू अप्रिशिएट फ्यू पार्टिसिपेंट्स हु आर फ्रॉम अब्रॉड। आज हमारे साथ कुछ कुवैत से लोग जुड़े हैं, कुछ बहरीन से लोग जुड़े हैं, कुछ नेपाल से लोग जुड़े हैं, कुछ डलास से लोग जुड़े, यूएस से लोग जुड़े हैं। इन सब के लिए थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम एंड lovely being a lovely participant. If you have any kind of suggestions, most welcome. If you need some extra tips, if you need anything extra, I welcome your all questions in group, in WhatsApp group. I'm sure you are a part of WhatsApp group, so please be there, be active there. We will keep on discussing many things in that group. So thank you so much for being a lovely participant. If you have any question, you can ask me. You can ask me if you have any question. आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। Thank you everybody. Thank you so much for your appreciation. Yes, जिस तरह से आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कभी अपने बच्चों को भी कर दिया कीजिए, कभी अपनी सासू माँ को भी अप्रिशिएट कीजिए, कभी अपनी बहू को अप्रिशिएट कीजिए, कभी पता है अपनी काम वाली जो होती है ना उसको अप्रिशिएट करके देखिए। इसलिए नहीं कि आपको उससे काम निकलवाना है, बट इसलिए कि सही में वो एक इंसान है। थैंक यू एवरीबॉडी। I think there is no question, so it's a time to say goodbye. Goodbye, goodbye. स्वस्थ रहे, सेफ रहे, घर पे रहे, रिश्तों को चहकाए, जिंदगी को महकाए। All the best. Thank you. Thank you, Asha ji. Thank you, Anita. Thank you, Yusuf. I am not able to read all. Please unmute. Okay. Wait. Somebody is asking me to unmute. Yes. Unmute. Okay. Now you can talk to me. Yes. Those who want to talk, they can talk to me. If you have any question, yes, you can ask. Thank you, everybody, for your appreciation. Wonderful session. Thank you, ma'am. Name, please. जो लोग बात कर रहे हैं पहले अपना नाम बताइए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कौन बात कर रहे हैं. Let's have a wonderful session. Is it Rita Lahoti? I interested in 3 days. हाँ बिल्कुल आप WhatsApp पे आप ये कीजिए. I am interested in your 3 days session.
ओके, अच्छा प्रोग्राम है। क्या आप जो भी कोई मेरे से बात करे प्लीज पहले अपना नाम बताइए ताकि मैं आपसे I बात। will be interested in your session. ओके, रोज रहेगा क्या? 3 दिन तक 2-2 घंटे रहेगा। एंड आई एम मैडम यस हेलो, यस ये प्रोग्राम के बारे में एक दो लफ्ज मैडम। जी बोलिए। ये एक अच्छा प्रोग्राम है जी। मेरी आवाज ऑडिबल है? अच्छा, यूसुफ मैडम। जी बात कर रहे हैं, यूसुफ जी बात कर रहे हैं। ओके, बोलिए। एक अच्छा प्रोग्राम है। पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया ये प्रोग्राम के बारे में। मैंने मेरी जिंदगी में जो गलती की थी दूसरों को बदलने की, पल्स प्रोग्राम मैंने अटेंड किया और उसके बाद महसूस किया कि जिंदगी में मैं कितनी खुशियां मिस कर रहा हूँ। Oh my God. पल्स प्रोग्राम का एक अच्छा इम्पैक्ट होता है अपनी जिंदगी पे रिलेशनशिप बनाने के लिए। तो इसलिए पल्स प्रोग्राम के लिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। एंड मैडम को ट्रस्ट कीजिए, बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सब्जेक्ट अच्छे से अच्छा टेस्ट करते हुए महसूस करेंगे कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है। तो इन चीज़ों में बताने के लिए पल्स प्रोग्राम मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि हर कोई ये प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए। मेरी जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीजें बदलाने की कोशिश की पल्स प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। आज सिर्फ पल्स प्रोग्राम मैं अटेंड किया था, आज मेरे वाइफ के लिए मैंने ये प्रोग्राम फिर से अटेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू। यूसुफ जी ने मेरा प्रोग्राम पहले अटेंड किया हुआ है 3 दिन का, और आज मुझे नहीं पता था कि उनकी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, लेकिन आज जब सबके सामने वो कह रहे हैं तो थैंक यू यूसुफ जी कि 4 दिन पहले आपने प्रोग्राम किया और आज आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। थैंक यू सो मच। तो 4 डेज से हर चीज फिर से आपका जो भी PDF फाइल दिए थे, होमवर्क दिए थे, फिर से किया मैंने पूरे होमवर्क साथ बैठ के किया था मैंने। उसके बाद महसूस हुआ कि मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। वाओ, थैंक यू, भगवान करे, हमें कहना है थैंक यू। भगवान करे आप हमेशा खुश रहे, आपके रिश्ते हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि आप उस प्रोग्राम के बारे में रिकमेंड करने के लिए बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दिल से। मैंने महसूस किया था, मैंने मेरी लाइफ से बहुत इम्पैक्ट किया। थैंक यू। मैंने थैंक यू, मैं आप प्लेजर था माइंड, मैं कहना चाहिए आपको थैंक यू। थैंक यू मैडम। और कोई? Anybody else? चलिए, okay, I think now it's a time to close. ओके, आशा जी आपको वो चीज अच्छी लगी, मैन अपोजिट वुमन। ओके, थैंक यू डियर, थैंक यू। नीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप कुछ कहना चाह रही है। मेरे स्क्रीन पे आ रहा है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है।